गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां की पिछले एपिसोड में आपको आज हम कहते हैं वेलकम। और आज के इस दिन की मुनासबत से हम ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी से मुतालिक बात करेंगे, उनके फ़नी करियर से मुतालिक बात करेंगे, जो शोहरत की बुलंदियों पर मैडम नूर जहां पहुंची उससे मुतालिक कुछ बात हम ज़रा कर पाएंगे। और जब हम मैडम नूर जहां का जिक्र कर रहे हैं, आज के दिन की मुनासबत से हम बात कर रहे हैं, ये तो कल की बात लगती है, लेकिन हमसे बिछड़े मैडम नूर जहां को 24 बरस बीत चुके हैं। कसूर शहर से पूरी दुनिया तक कैसे उनकी आवाज़ पहुंची, कैसे उनका नाम बना, अल्लाह वसाई उनका नाम, लेकिन मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां के नाम से उन्हें जाना जाता है अब। और जब हम उनके फ़नी करियर की बात करते हैं तो बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि किस तरीके से स्टेज की अदाकारी से आगाज़, फिर फिल्मी दुनिया में ना, लेकिन उसके बाद जो उनके प्रोग्राम तरन्नुम था जिससे उन्होंने पहचान पाई, और फिर उसके बाद जो लाजवाल गीत उन्होंने गाए, 10,000 से जायद गीत कई ज़बानों में, 10,000 से ज़्यादा गीत जो है वो कई ज़बानों में उन्होंने गाए। और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो जो शोहरत की बुलंदियों को उन्होंने छुआ है उसका कोई ख्वाब ही देख सकता है कि कोई ख्वाब हो कि कोई इतना मशहूर हो जाए कि हर तरफ उसके गानों की धूम हो, हर तरफ उस स्टाइल की बात हो रही हो। सो ये मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ, उनकी किस्मत में, उनके नसीब में सारी शोहरत, ये सारी इज्जत लिखी हुई थी। अच्छा, इसके अलावा शुएब अगर हम बात करें तो उनका एक जो गाने तो अपनी जगह, आवाज़ अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनका स्टाइल है उसको आज तक कॉपी करने की कोशिश की जाती है, और कम्प्लीटली टू वेरी ऑनेस्ट उसको कोई कॉपी नहीं कर पा रहा होता। चाहे वो उनका हेयर स्टाइल हो, चाहे वो उनका अटायर हो, और चाहे वो उनका अंदाज हो, क्योंकि उनके जो गाने का अंदाज होता था ना वो भी एक बड़ा प्यारा, बड़ा प्रॉपर सा होता था। सो उसको भी आज के सिंगर्स जो है वो कॉपी करने की पूरी कोशिश, मैडम है जी, हर एक का अपना अंदाज है और मैडम का अपना अंदाज बिल्कुल ऐसे है। एंड व्हाई टू से कॉपी से भी हम ये भी तो कहते हैं, अक्सर हम देखते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए भी, अदरवाइज ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं बहुत से हमारे सिंगर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमने देखते हैं कि उनकी लुक्स अक्सर रिक्रिएट की जा रही होती हैं, उनके हेयर स्टाइल की लुक्स रिक्रिएट हो रही होती हैं, उनके मेकअप की लुक्स, उनकी साड़ी का अंदाज जो है वो रिक्रिएट किया जा रहा होता है। और उनके साड़ियों की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है बड़े खुशकिस्मत कुछ हमारे एक्ट्रेस है जो अक्सर जिक्र भी करती हैं हमारी एक्ट्रेसेस के, उनके पास उनकी साड़ी है और आज तक उन्होंने उसको बड़ा जो है ना वो संभाल के रखा हुआ है। सो मैडम है जी, उनका बराबर टू वेरी ऑनेस्ट अभी आज तक देखा जाए तो उनका स्टाइल, उनका अंदाज, उनके गीत, उनकी आवाज़, उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं। एंड सभी डिफरेंट टाइम एंड स्पेसेस में जिस तरह से मैडम नूर जहां का काम रहा, अगर 1965 की जंग का जिक्र करें और उस माहौल में जिस तरह से उन्होंने लहू गरमाया ना सिर्फ पूरी यानी फौज का बल्कि पूरी कौम का। और इसके बाद अगर मैं सिर्फ एक उनके गीत की बात करूं तो क्या वो जानती थी कि गाए दुनिया गीत मेरे, बाकी ऐसा ही तो है आज कि गा रही है दुनिया गीत उनके। तो आज हम मैडम नूर जहां से मुतालिक तो शो कर रहे हैं, उनसे मुतालिक हम स्पेशल एक सेगमेंट भी करेंगे, लेकिन नॉट जस्ट मैडम नूर जहां, हमारे सेगमेंट्स और भी होंगे, कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे आज इस दिन की मुनासबत से। तो हम आपसे मुलाकात उनकी कराएंगे, रहिए हमारे साथ। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको कहेंगे वेलकम। बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। अच्छा, हेल्थ एंड फिटनेस आई थिंक वैसे तो सारा साल एक चैलेंज रहता है, लेकिन शायद विंटर्स में वो चैलेंज बढ़ जाता है, isn't it? बिल्कुल, उठने को नहीं करता, आपको बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा होता। एंड देन जो ऑब्वियसली सुबह से शाम तक हम अपने काम में बिजी होते हैं, ऑफिस होते हैं या जो भी होते हैं, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली टाइम जो बचता था वर्कआउट का, अब लोग ये कहते हैं कि उस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे होते। अब किस तरह से वर्कआउट किया जाए, आप घर के अंदर क्या मैनेज कर सकते हैं? जो लोग वॉक करना चाहते हैं वो किस तरह अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं कि वो वॉक करें और वेट लॉस या अपनी फिटनेस की तरफ तवज्जो दे सकें। और दूसरा शुएब, एक चीज़ ये भी तो होती है ना कि मुझे तो पसीना ही नहीं आता सर्दियों में, वर्कआउट का पता ही नहीं चलता, कोई फील ही नहीं आती, तो फिर बंदा क्यों वर्कआउट करे? ये भी एक मामला होता है। कि अच्छा चूंकि पसीना नहीं आ रहा तो शायद आपका वजन नहीं कम हो रहा। फॉर दोज
दोस्त जो कि वजन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और जितने लेजी देख रहे हैं मुझ समय, क्योंकि ज़रा हम सब लेजी हो जाते हैं। यस, आप तो फिर भी जिम जाते हैं? नहीं, आजकल मैं भी नहीं जा रहा, ऑनेस्टली मैं भी नहीं जा रहा। आई मौसम थिंक का, इट्स मौसम का इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि दिन बहुत छोटा हो गया, शाम को वैसे निकलने का दिल नहीं करता, और बिकॉज वी वेक अप अर्ली तो यू नो रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। सो मेरी तरह के बहुत से और लोग जो कि नहीं जा रहे, वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा जी मुझ समेत तमाम लेजी लोग, उनके लिए सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ज़बरदस्त मेहमान ने आज हमें ज्वाइन किया है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, सोशल मीडिया पर इनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं, खुद तो काम करते हैं अपने ऊपर, लेकिन अपने आसपास लोगों पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बिलाल कामो का हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, आपको खुद कितना अरसा हो गया विद दिस जर्नी ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस? मुझे 14 साल हो गए, 14 इयर्स। वेरी कंसिस्टेंट आई मस्ट से। 14 महीने अगर हम कर ले तो हम कहते हैं कि वी आर कंसिस्टेंट, बट 14 लॉन्ग इयर्स माशाल्लाह। अच्छा, एक अवार्ड आपको मिला रिसेंटली, दैट इज टॉप हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर ऑफ द ईयर। ये टिकटॉक की जो एक अवार्ड था ये? जी जी बिल्कुल, टिकटॉक ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और उन्होंने बाकायदा जो भी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे इस मामले में सिलेक्ट किया गया। यार सबसे बेहतरीन जो है व्यूज़शिप भी है और सारा जो है, तो इसलिए उन्होंने जो है मुझे इस चीज़ का अवार्ड दिया। और आपको क्या लगता है कि चूंकि देखें बहुत से लोग काम कर रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस की डोमेन में, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, अदरवाइज भी हम देखते हैं कि क्लाइंट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, दे वेरी गुड एक्चुअली। सो व्हाट डू यू थिंक, आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया है कि आपको ये अवार्ड मिला है, स्टैंड आउट किया आपने? एक चीज़ सबसे डिफरेंट की है, मैंने हेल्थ को प्रमोट किया। ओके, लोग जिम जाते हैं, लोग समझते हैं शायद हमारी बॉडी बनेगी, हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, हमारे डोले बन जाएंगे, हमारा जो है इस लोग भी, इवन कि आप जिम जाते हैं तो लोग भी कहते हैं यार तुम्हारे मसल नहीं बन रहे, मैंने एब्स नहीं बन रहे, अक्सर ये तुम्हारा कुछ नजर तो नहीं आ रहा, जिम नजर नहीं आ रही। सही बात है, कहते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने इस चीज को, इसका ट्रेंड चेंज किया। ओके, मैंने कहा कि नहीं, जिम जाना है सिर्फ हेल्थ के लिए, सिर्फ सेहत के लिए, आपने फिटनेस बनानी है, फिटनेस जो है प्रमोट करनी है, तो मैंने फिटनेस को प्रमोट किया। तो इस तरह से जो है वो मेरी ऑडियंस भी सबसे ज्यादा यही समझती है कि यार ये फिटनेस का काम है, तो बॉडी बिल्डिंग से जरा थोड़ा सा हट जाहिर सी बात है, इसलिए लोग फॉलो भी कर रहे होते हैं। फॉलो भी कर रहे हैं। फिटनेस क्या है आपके नजदीक? फिटनेस ये है कि आप सुबह काम पर जाएं, ठीक है, सारा दिन अपनी जॉब भी करें, और उसके बाद भी आप जब घर आए तो आप में इतनी एनर्जी हो कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने दोस्तों को भी टाइम दें, और उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसके लिए भी शाश बशाश है, आपके पास एनर्जी है और आप उसको भी मीट करें। हर वक्त नहीं, जो आप काम से फिर ना मैं फिट हूं, ना सबीन फिट है, ना हमारे तरह बहुत से और लोग जो लोग काम, एनर्जी, हाँ, काम से वापस आकर घर में जो उल्टे लेट जाते हैं ना, लो जी 1 मिनट दबाओ, अब मुझे सुनो जी, वो अनफिट है, वो अनफिट है, वो फिट नहीं है। तो फिटनेस की डेफिनेशन ये है कि आप 24 आवर्स फिट Yes, रहें। yes। लेकिन देखिए थकना भी तो एक नॉर्मल है जिंदगी का, आप थक जाते हैं। आपने एक्सरसाइज की है, आप जाहिर है आपको पता है, जब आप एक्सरसाइज करके फ्री होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, दैट्स ट्रू। अच्छा, आप अगर थके हुए भी हैं दिन में और आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं लाइट सी भी, तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप फ्रेश लाइट फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे ऐसे क्यों होता है? बहुत सारे लोग जब वर्कआउट करते हैं तो वो रिलैक्स नहीं फील करते। वो ये वैसे मैं बड़ा जेन्युइन गलत क्वेश्चन वर्कआउट कर रहे हैं। मैं यही बात सुनना चाह रही हूँ कि मैं ना बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, वो इसलिए वर्कआउट से दूर भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं जब हम, एक तो मोटिवेशन नहीं होती, अगर मोटिवेट होकर वर्कआउट करते भी हैं तो वो बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, वो अगले दिन तक बेड से नहीं उठ पा रहे होते हैं, दे डोंट फील गुड। जो आप बातें कर बहुत रहे हैं, ही कमाल का क्वेश्चन है, इवन कि मेरे सोशल मीडिया पर इतने लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये क्वेश्चन। सही और इसका जवाब मैं देता चलूँ कि लोग जो इस तरह वर्कआउट करते हैं ना, बेसिकली वो उनको लगता है कि मैं 10 दिनों में वेट लॉस कर लेना है, ओके, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लेना अनरियलिस्टिक है। गोल्स होते हैं। हाँ, और वो पहले दिन ही इतना वर्कआउट कर लेते हैं कि वो इंतहा कर देते हैं, उसके बाद उनसे नहीं उठा जाता। ओके, आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की तो आपने स्लो स्लो स्टार्ट करनी है, दुरुस्त बात और है। कभी ये ना सोचें कि आपने 1 महीने में 20 किलो वेट लॉस कर लेना है, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना। ये क्या सोचना, वेट लॉस के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? सोचना चाहिए, ठीक है। टारगेट जरूर बनाने चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं बनाना चाहिए कि अगले महीने मेरे भाई की शादी है और मैंने जनाब एक्सेल से जो है वो मीडियम पर आना है। हाँ, वैसे ये पॉसिबल होता है, इतने सारे लोग इतना वेट नहीं, लूज करते हैं। एक्सेल से मीडियम जरा मुश्किल एक्सेल है। से मीडियम एक हाँ, महीने में आ जरा जाते मुश्किल। हैं।
अरे वो जो आज- क्रैश डाइटिंग करते हैं, मैं ये बात बता रहा हूँ, अनहेल्दी वे से जो आप वेट देखिए लॉस जैसे वो Unrealistic? वापस हाँ जैसे छोड़ते हैं कुछ ही दिनों बाद वो वापस Gain फिर कर लेते हैं एक्सेल वापस। से Event तो डबल हो गया एक्सेल में इवेंट हो जाते हैं, गया, इवेंट तो हो जाता है ना डबल फिलहाल। एक्सेल में जाते हैं, लेकिन इवेंट उनका हो जाता मकसद क्या देखें, उनका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने हेल्दी रहना है, उन्होंने फिट रहना है, उनका मकसद ये है कि वो इवेंट हो जाए उसमें हम अच्छे मकसद लगें। पूरा हो That's गया। it, बस मकसद पूरा। उन्होंने अपने भाई का इवेंट एंजॉय कर लिया, अपने इवेंट पर क्या करेंगे? हाँ ये बात ठीक है ना, तो ये बार बार तो इस तरह की नहीं ना डाइट होती। सही बात है। आपकी बॉडी सेंस रखती है, उसको पता चलता है नेक्स्ट टाइम भी उसने ऐसे करना है, फिर आपका वेट स्टक होता है, फिर तो वो टस से मस नहीं होता, फिर रोते हैं और फिर आते हैं मैंने पहली बार तो इतना वेट लॉस कर लिया था, अब क्यों नहीं हो रहा, अब क्या हो गया, तो उधर आकर प्रॉब्लम हो अच्छा, जाती है। फिटनेस सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही आती है, या आप घर में अगर आप थोड़ी अपनी नहीं नहीं, डाइट गाजर का हलवा खाने से भी आती है। आप बादाम का हलवा खाएं, अखरोट का हलवा खाएं, आप खुल के हलवे खाएं, नट्स खाएं, सो जाएं, मूवी देखें, फिटनेस आती है। नो नो नो, देखिए आई मीन के अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, अगर आपने अपनी डाइट बड़ी अच्छी रखी है, जो आप कंसिस्टेंट वेट की बात, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जिम नहीं जाते होंगे लेकिन वो अपनी डाइट इतनी अच्छी रखते हैं कि वो हेल्दी फील भी करते हैं, एट द सेम टाइम उनका वेट भी कंसिस्टेंट रहता है एक जगह पे। इज दिस पॉसिबल? जी बिल्कुल, ये ठीक है क्योंकि डाइट जो है 70% है, ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज सी है। 30% एक्सरसाइज है, ऐसे ही मुझे कह रहे थे हलवे अब खा सकते हैं आप। exercise- नहीं नहीं, इस पे आएंगे, हलवे खा सकते हैं कि अब नहीं। एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप अचीव करेंगे ना। एक्सरसाइज क्या करती है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेकर आती है। यस, अब जो ऑक्सीजन होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है। फिर आप हलवे खाएं, फिर आप कढ़ाइयाँ खाएं, फिर आप तरह की चीजें आप खाएं, खाते हैं ये सारा कुछ। सारा कुछ खा के एंजॉय करते हैं आप लोग, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हाँ। तो ये सारा कुछ स्टोर होता है, एक ना एक दिन आपकी बॉडी के ऊपर लगना शुरू हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि अच्छा ये एक क्या बात हुआ? बताएं, जो क्लासेस लेना शुरू करते हैं, एक होता है ना ग्रुप क्लासेस, काफी जिम ने स्टार्ट की हुई होती हैं खवातीन के लिए स्पेशली, जो हम देख रहे होते हैं कि बिगिनर्स के लिए भी होती हैं और सब कुछ। अच्छा, अब उसमें भी बहुत सारे लोग ग्रुप क्लासेस से भाग जाते हैं क्योंकि एक टाइम रखा हुआ था, वो एक जैसे एक्सरसाइजेस सारे कर रहे होते हैं। सो क्या वो ठीक होता है, आपके लिए फायदेमंद होता है या फिर नहीं? हर इंसान का फिटनेस गोल अलग है और हर एक के लिए अलग ही एक्सरसाइज है। देखें जो आपने ये बात की ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज का मतलब है मूवमेंट। अब डांस भी तो एक्सरसाइज है, हाँ डांस फिट होता है, ठीक है डांस ना? फिट एक्सरसाइज। हाँ वो भी एक्सरसाइज है, एरोबिक भी इसी तरह एक्सरसाइज है, जिम लगाना भी एक्सरसाइज है, डंबल उठाना नहीं उठाना, आप अपनी बॉडी का वेट उठा ले, सही बात है। ठीक है। अब आपके पास घर में जगह नहीं है, आप नहीं जो है क्लास अटेंड कर सके, आप अपने बॉडी के वेट के साथ कर लें exercise। कैलिस्थेनिक्स। हाँ Yes. आराम से, आपने मेहनत करनी है, आपने अपनी बॉडी को चलाना है। देखिए अब और इस तरह का आ गया कि पहले लोग अपना काम जो है हाथों के साथ करते थे, सुबह उठना तो वो दूध को बनाना, ठीक है, Yes. हाथों से चलाना, फिर उसके बाद फसलों में काम करना, सारा ये रूटीन थी। अब क्या है, लैपटॉप उठे हैं तो लैपटॉप शुरू है, रात तक लैपटॉप है, सही है। काम जो है आपकी बॉडी, वो सारा बर्डन आपकी बॉडी के ऊपर है। तो आपने 1 घंटा अपने आप को देना है। सही अब आपको क्लास मिलती है, क्लास ले लें, जिम में खुद मेहनत कर सकते हैं, खुद कर लें, घर में कर लें, किसी ट्रेनर से गाइडेंस जो भी करना चाहते हैं कर लें, इस दौर में आपको हर सूरत में 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही करना है। वो जिस तरह से आप कर रहे हैं, वो चाहे आप पार्क में कर रहे हैं, वो चाहे आप जिम में कर रहे हैं, चाहे आप घर पे कर रहे हैं। Yes. लेकिन सर्दियों में लोग नहीं कर रहे। एक मेरी तरह के बहुत से लोग हैं जो नहीं कर रहे क्योंकि वो लेजी हो चुके हैं, उससे नहीं निकलते। कुछ लोग हैं जो कभी भी नहीं करते। वो तो चले गॉड गिफ्टेड है ना, Exception है ना, गॉड God गिफ्टेड होते gifted हैं, है, हाँ, बिल्कुल। मैनेज हो जाते हैं उनका। तो अब हर कोई सभी जैसा तो नहीं होता। फिटनेस मैनेज नहीं होती। फिटनेस का वेट लॉस के वेट गेन से कोई ताल्लुक खास नहीं ताल्लुक होता। नहीं That- होता। that's लोगों को true. हम जरा एक That's क्लैरिफाई true. करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। अच्छा, वो ये राय रखते हैं, मैं इसलिए जिम नहीं जा रहा क्योंकि मेरा सर्दियों में नहीं वजन कम होता, जो वजन कम कर गोल से जा रहे होते हैं या वेट मैनेजमेंट के उससे। पसीना नहीं आता कहते हैं। हाँ, कहते हैं पसीना नहीं आता, कहते हैं जो कि पसीना नहीं आ रहा, फायदा कोई नहीं, इतना Motivation मेहनत नहीं मिल करने रही का। हमें। हाँ, नहीं मिल रही मोटिवेशन। ये देखें, अब इसमें एक चीज आती है बॉडी अवेयरनेस। ओके, अब बॉडी अवेयरनेस जो होती है ना, लोगों को, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पता है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद वो रिलैक्स होते हैं, Okay. उनको पसीना भी आ जाता है। किस पॉइंट पर पसीना आना है, किस पीक पर जाकर पसीना आना। अब जैसे लोग सबसे पहले कॉफी पीते हैं ठीक है। वर्कआउट से पहले, ठीक है, वो जैसे ही चलना शुरू करते हैं उनका बॉडी वार्म हो जाती है। ओके। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम कॉफी नहीं पी सकते, उनको थोड़ा सा ज्यादा वार्म अप करना पड़ता है। अच्छा, यहीं पे ये जरूर बताइएगा कि वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफी पीना इट्स वेरी हेल्दी, आई मीन वो फायदा देती है आपको? बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, हाँ, प्री वर्कआउट में आप ब्लैक कॉफी ले लें। सबसे बेस्ट है। राइट, विदाउट शुगर, हम कैफीन बता दें सबसे- सबको। कैफीन सबसे बेस्ट है। आप जैसे ही कॉफी इनटेक करते हैं, आपका माइंड जो है वो सेट हो जाता है, आपको पता लगता है कि अब मैंने ये काम करना है। आप जिस काम में भी लग जाते हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब आप कॉफी क्यों पीते हैं?
ताकि मैं उसको तवज्जो से तो कर ब्रेन के लिए एक्टिव होने के लिए हाँ। पीते कि जरा जागेंगे तो कैफीन हिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सुबह सुबह मैं आके वही यही तो करती कह है। रही होती हूँ सही सबको। बात है, सही बात है। लोग सुनते भी हैं ना आपकी बात, देखिए पी रहे हैं। हाँ लेकिन कॉफी के बाद उसके बाद वर्कआउट, फिर वर्कआउट बहुत मजे का होता है। ओके, पोस्ट वर्कआउट क्या करना चाहिए ताकि जो आपने मेहनत की है जिम में एक्सरसाइज करते हुए आप उसको खराब ना करें? पोस्ट वर्कआउट अक्सर लोग समझते हैं कि पोस्ट वर्कआउट में फौरन जूस पी लेते हैं, ठीक है। वो गलत करते हैं, जूस नहीं पीना। ओके, ठीक है, क्योंकि आपने फौरन ग्लूकोज दोबारा फिर जो है सारा Yes, लोग अगर पी तो रहे आपने वेट लॉस करना है तो बेस्ट ये है कि आप प्रोटीन का सोर्स लें, ठीक है। वाइट एग ले लें, ठीक है, या फिर आप चिकन वगैरह बॉइल्ड ले लें, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपके जो मसल्स जो हैं वो टारगेट हुए हैं, वो फौरन उनको दोबारा फिर प्रोटीन मिलेगी ओके। और रिकवर। सादी सी बात है जी, प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर यानी 4 चम्मच चीनी घोल के, एंड इन पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन इज बेस्ट, अदरवाइज भी प्रोटीन सोर्स हम अदरवाइज भी कह रहे होते हैं कि इट्स वेरी गुड, इट्स हेल्दी। अच्छा, इसके अलावा जो पसीने की बात आपने, कुछ लोगों को नहीं आता पसीना, फॉर एग्जांपल मुझे गर्मी में पसीना नहीं आता, अब मतलब बॉडी टाइप डिफरेंट होती है आपकी, नहीं आता पसीना। एलियंस एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। एक्सेप्शंस और अच्छा, ऑलवेज मार भी खाने के बाद जो पसीने की बात है ना, अब एक्सरसाइज में पसीना आता है नहीं आता, वेट लॉस का उसके साथ कोई ताल्लुक ओके, नहीं। नहीं लॉस तो खैर करना भी नहीं था। हाँ, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है वेट लॉस। पसीना आना एक अलग चीज है, वो आपके मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपको पसीना अच्छा आएगा, ओके, ठीक है। इसका मतलब काम मेटाबॉलिज्म। हाँ, अगर नहीं है। वो हाँ आपका मेटाबॉलिज्म आपने, अगर ये न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है ना अब, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं क्या दुआ मांगनी चाहिए, मैं कहता यही दुआ मांगो कि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो अच्छा, जाए। कैसे मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं आप? क्या कोई एक्सरसाइज एक्सरसाइज के अलावा और कुछ और नहीं कोई है? चीज नहीं है। कोई बाकी healthy जितने eating? लोग बताते हैं ये ड्रिंक, ये जो हाँ। पी लें, शहद पी लें, ये फलाना कर लें, कुछ कोई भी नहीं फाइबर ऐड कर लें अपनी डाइट में है। and वो everything? फाइबर ऐड करेंगे तो एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मतलब हाँ। इसका वो होता है, आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हाँ, मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। और अच्छा वक्त कौन सा होता है? अब ये ना कहना जिस वक्त आपको टाइम मिले कर लें, कुछ तो अच्छा वक्त होता होगा ना, सुबह का, हाँ। शाम का, क्या वक्त बेहतर होता है आपकी बॉडी के लिए कि आप एक्सरसाइज उस वक्त करेंगे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा? ये जो चीज आपने पूछी है ना, इसके बाद जब हम लोग ये कहते हैं ना कि सुबह के टाइम लें, तो सुबह टाइम जब नहीं होती ना, तो फिर लोग कहते हैं शाम को करेंगे, फिर वो शाम कभी नहीं आती, तो इसलिए बेहतर जवाब ये जब मर्जी। वो शाम कभी नहीं आती। तो इसलिए ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक, अब आपसे सुबह टाइम मिला नहीं कि दोपहर को कर लें, ओके, ओके। शाम को कर लें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो रोटी खा ली है, हाँ। अब हम कैसे करेंगे? ठीक है ना भाई, आपने रोटी भी खा ली है फिर भी कर लो एक्सरसाइज। अच्छा, खाने के कुछ फौरन नहीं बाद होता। एक्सरसाइज कर सकते देखिए, खाने का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, वो ये है कि यहाँ तक खाना है, हैं? जी तकरीबन। नहीं तो यहाँ तक खाने के बाद कर सकते हैं। फिर तो होनी ही नहीं है। एक मिनट, यहाँ तक खाना ही नहीं खाना, बात ये हो रही है। बात अगर इन मतलब केस सबीन ने कहा मुझे पहले यहाँ तक इजाजत मिले कि यहाँ तक खा लो। नहीं, इन केस ना देखिए, अगर आप किसी शादी पे गए हुए हैं, आपने शादी का खाना आप थोड़ा थोड़ा आप चखते भी हैं, तो वो अच्छा खासा एक पोर्शन आपका बन जाता है। सही बात है। आपने और वो सर्दी में खाया? शादियां वैसे भी वो ज्यादा। हमारे सियाने कहते हैं कि वो जो है ना, खाना पराया लेकिन टेढ़ तो नहीं ना पराया। पेट तो अपना है ना, तो पेट अपना चाहे वो शादी किसी की है, आपको खाना खुला मिला हुआ है, तो आप फिर भी जो है, अगर आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसके बाद नहीं, आवाजारी देखिए, नहीं होनी, सवाल आवाजारी नहीं होनी, तो आप सबसे पहले क्या है कि कम ही खाएं। सवाल वही रह गया। अगर हाँ। कुछ लोग होता है ना कि एकदम गलती से चले जाते हैं, गलती से फिर आपको 5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। ओके, 5 हाँ, आवर्स 5 घंटे हजम होना है उसको, अगर यहाँ तक खा लिया है तो 5 घंटे तो 5 घंटे बाद हिला जाना है। और अगर थोड़ा खाया अपने Okay. पोर्शन के हाँ, लिहाज तो से, उतने टाइम में आप कर सकते हैं। एक बॉडी अवेयरनेस, जैसे मैंने पहले बताया ना, हाँ। कि आपको खुद पता होता है, आइडिया होता है बंदे को कि अब मैं कब किस लिए रेडी हूँ। ओके, ठीक है, आइडिया होता है। जैसे आपको बुखार होने लगता है, आपको पता अंदाजा हो लग जाए। साइन आता है कि मुझे बुखार Okay. होने लगा है। ठीक है, कोई भी भूख लगती साइन आता है ना, सही बात है। तो इसी तरह ये बॉडी अवेयरनेस हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि भाई अब मैं रेडी हूँ काम सही। करने के लिए, अब ओके है। अच्छा, अब ये भी जो ठीक है। लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं, तो क्या उस दौरान भी एक्सरसाइज ज्यादा, जब आप खाली पेट हैं, आपने कुछ नहीं खाया हुआ, क्या एक्सरसाइज उस टाइम पे ज्यादा इम्पैक्टफुल है एज कम्पेयर टू तब जब आप मील्स ले रहे हैं अपनी थ्रू? ये जो पहले बात हुई थी ना कि मुझे अवार्ड क्यों मिला, उसमें यही बात थी कि मैं फैशन के बाद, इंटरमीडिएट फास्टिंग एक फैशन है। ओके, अभी आया है, जैसे कीटो डाइट आई थी, बिल्कुल सही, इधर है अब उसका नाम कम है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अब ट्रेंड चला था, then it's हाँ, gone with खत्म the हो गया। wind। अब दोबारा अब ट्रेंड आ गया इंटरमीडिएट फास्टिंग Yes। का। अब जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, तो आपका जो वो सर्कल होता है सारा, जिसमें आपने फास्टिंग रखनी होती है, उसमें आपसे हिला नहीं जाता, आप लोग एक्सरसाइज कैसे करेंगे? Yes। ठीक है ना? नहीं, इतना नहीं कुछ- होता वैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग में। मतलब जो लोग, मुझे ऐसा लगता है जो लोग, क्योंकि अक्सर औकात मैं भी कर लेती हूँ, सो जो लोग आदी हो जाते हैं, सो वो
मतलब उसके आप बाद एक्सरसाइज it's की fine. भी तो आदी नहीं है ना। वही जब बात आप एक्सरसाइज की आदी होंगी आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी एनर्जी लगानी है इसीलिए इसमें। फिटनेस नहीं आ रही है, आप गलत रास्ता चल नहीं, रहे I'm हैं। fit, मैं तो मतलब I'm हाँ, good. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं आप हाँ। उन सब देखें, वो पहले बड़ा कुछ खा रहे होते हैं, केले खा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ खा के जा रहे होते हैं कि मेरे में ना, ताकि एनर्जी स्टोर हो और उधर जाकर मैं एक अग्रेसिव सा वर्कआउट करूं। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, अब जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे होते हैं, आप ऑलरेडी जैसे आप रोजा रखा हुआ है आपने, असर टाइम आपसे कहें कि यार जाके दही फाड़ के लिया हाँ मुश्किल होता है, लेकिन या डिपेंड कोई करता है चीज कहाँ लेकर आओ, किसने है। वो मुश्किल हो जाता है। अम्मी कहे तो हम कह देते हैं जरा अम्मी गुंजाइश है, बच्चों की अम्मी कहते पर जाना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें होती है ना। तो जब आपने खुद एक्सरसाइज करनी है तो फिर आप किस तरह करेंगे, कितनी एनर्जी लगाएंगे सही उसमें? बात है नहीं वैसे। लगा पाएंगे नहीं लगा एनर्जी। ये बात सही है। अच्छा जी, पानी के बारे में लास्ट सवाल जो कहते हैं जी पानी ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पिएं, सो वो वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद या वर्कआउट के दौरान आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, पानी तो आप चाहे वर्कआउट से पहले पिए, वर्कआउट के दरमियान पिए, वर्कआउट मैराथन लगी हुई है, रास्ते में पानी पिए, यस ठीक है। और हम लोग अभी सोचते हैं कि यार पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों भाई, पिए पानी पानी। पियो, आपकी बॉडी हाइड्रेट हो, आपको थोड़ा और इसीलिए ज्यादा- पीते रहे। हाँ, That's एंजॉय it. करें पानी को। एक और फैशन भी तो है ना, अंडे जब खाते हैं, बॉइल्ड एग्स खाते हैं तो एग वाइट ही खाना है जी, जर्दी नहीं खानी। हाँ, दर्जन 2 दर्जन, आई डोंट नो आप कितने दर्जन अंडे खा लेते होंगे, जनरली हम यही देखते हैं। हाँ। लेकिन आप चूंकि फिटनेस को Gym प्रमोट वाले करते हैं, लोग I'm sure ज्यादा कि खाते देयर हैं। मस्ट बी डिफरेंट आंसर फ्रॉम यू। सो ये अंडे कितने खाने चाहिए, और ये कैसे एग वाइट ही या कि येलो पोर्शन एज वेल? हाँ, जो एग वाइट है ना, वो तो प्योर प्रोटीन है। ठीक है, तो लोग इसलिए ज़्यादा एग वाइट ज़्यादा खाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, उनकी है। बॉडी की डिमांड के मुताबिक प्रोटीन मिल जाए। लेकिन जब एग येलो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ओके, अब उसकी जर्दी एक ही खानी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है तो 2 खा ले, 3 भी खा ले, उसको इशू नहीं होता। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए एक बहुत वो है। एक में बहुत है। ऑलराइट, देयर यू। ज़्यादा वो खाने से कोलेस्ट्रॉल आपका मुकम्मल हो जाता है। अगर उसके आप ज़्यादा खा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चलिए, पड़ेगी। ये तो देखिए ज़्यादा कितने मिथ्स हैं, देखें हम खुद, हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो बिलाल जैसे लोग जो कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके बिल्कुल। आपको अवेयर कर रहे होते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा हम कहते हैं ना हमारे प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करें, तो वो सही इस्तेमाल Responsibility के यही साथ, होता है कि हाँ। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट आप अपलोड करें, सो दैट दूसरों को इससे फ़ायदा ज़रूर हो, एंड देन फिर ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट भी आपको ज़रूर लोगों की तरफ से भी मिलती है और ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स की तरफ से भी मिलती है। बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में, एक बार फिर कहेंगे आपको वेलकम। बात करते हैं आज बालों की, और ये जो हम बात करते हैं ना हेल्दी हेयर, क्योंकि नॉर्मली ये हो रहा होता है कि अगर बाल आपके वाकई हैं, चूँकि समटाइम्स होता है ना आप बाल गिर रहे होते हैं, आपको वो परेशानी लाक होती है जी हेयर लॉस मेरा हो रहा है, चाहे मेल पैटर्न बाल्डनेस हो या अदरवाइज भी। लेकिन दूसरा मामला ये होता है कि बाल तो हैं लेकिन बेजान है, रूखे हैं, हम एड्स भी देख रहे होते हैं, अदरवाइज बात भी इस पे अच्छा, हो रही ऐसे में लोग होती क्या है। कर रहे थे, लोग ये करते हैं कि अपना हेयर कट करवा देते हैं, Yes. क्योंकि ठीक है बाल छोटे करा दिए, बालों में वॉल्यूम आ गया, और वो ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स आप करवा रहे हैं बालों में और केमिकल, वो फॉर द टाइम बिंग तो आपको एक अच्छा बाउंस तो देते हैं Yes. कि आपके रिपेयर हो गए बाल सब, बट फॉर लॉन्ग टर्म जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपके बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। अब ये ऑब्वियसली मिथ्स भी हैं जो इर्द गिर्द हम डर रहे होते हैं इन चीज़ों से, इस फियर से हम जा नहीं रहे होते, बट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस, कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप करवा सकते हैं अगर आपके बाल रूखे हो चुके हैं। एंड स्पेशली आज हम एक और चीज़ पे डिस्कस करेंगे, और वो चीज़ ये है कि मेरे जैसे लोग जब उन्हें कहीं बहुत जल्दी में जाना हो, या वो सुबह जब बहुत लेट आ जाए, तो वो अपने बालों की जल्दी से हेयर स्टाइलिंग, क्विक हेयर स्टाइलिंग इन 5 मिनट्स 7 मिनट्स, ये सिर्फ वीडियोस में मे बी इन मुमकिन नहीं 2-3 है। मिनट्स। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं होगा 2-3 मिनट्स, बट मे बी अच्छा, होता आज हो। की जो हमारी मेहमान है शोएब, जो मेरा हेयर स्टाइल है जो इतना प्यारा सा आपको नजर आ रहा है, जो कि कंफर्टेबल, जिसमें मैं अच्छी खासी हूँ, ये भी उन्होंने
है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मैं तभी सोचूं आज सबीन का हेयर स्टाइल तो डिफरेंट क्यों Different है ना? रूटीन से हटके भी है, वेरी नाइस टाइम था माशाल्लाह। ना, टाइम था। अच्छा, जो आप 2-3 मिनट की बात की सबीन के हम वीडियोस तो देख रहे होते हैं कि क्विक, लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो आज इस सेट पर हम ये करके भी देखेंगे। मैंने नहीं करना, ना सबीन ने करना है, बिल्कुल। एक्सपर्ट ने करना है। और जब हम ट्रीटमेंट प्लान्स की बात करें सबीन, एक नया ट्रीटमेंट प्लान आया हुआ है, दैट इज बोटॉक्स, हाँ। हेयर बोटॉक्स। यानी फेस का तो हम सुनते थे, लेकिन ये हेयर बोटॉक्स ये क्या ट्रीटमेंट है? है क्या बेसिकली? तो आज इस हवाले से हम बात करते हैं। फराह शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फराह, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की तो कोशिश की ताकि लोगों को समझ आए कि हम किस तरह से सेगमेंट को लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले जो मैंने बात की थी कि मिथ्स भी हैं कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिससे आपके बाल वापस आ सकते हैं, फॉर द टाइम बिंग ठीक होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके बालों पे रहता है। कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं आप रिकमेंड करेंगी जो कि लॉन्ग टर्म आपके बालों को ख़राब नहीं करते बल्कि वो आपके बालों को रिपेयर ही करते हैं? देखिए, बात अभी हमने स्टार्ट की है बोटॉक्स से, हेयर बोटॉक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और ये बना ही इसलिए है ट्रीटमेंट क्योंकि आपने देखा है कि इतने अरसे से, इतने सालों से हर किसी को आपने देखा होगा कि उनके बाल जो है वो डाई भी करते हैं, केमिकल तो यूज़ करते हैं ना, चाहे वो शैम्पू की फॉर्म में हो। बिल्कुल। इवन ये शैम्पूज जब आप डेली सर वॉश करते हैं तो वो भी केमिकल्स हैं। फिर डाइज करते हैं, हाईलाइट्स करते हैं, स्ट्रीकिंग, बालियाज, जिस टाइप के जितने भी काम करते हैं उससे बाल डैमेज होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं। उसके अलावा कैरेटन रिबॉन्डिंग है, बाल स्ट्रेट करने के जो बिल्कुल। स्मूथनिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें फिर बाल डैमेज होते हैं और डैमेज होने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अब इन बालों का क्या किया जाए। इस वजह से अब एक नया प्रोसीजर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है हेयर बोटॉक्स के नाम से, और हम पर्सनली सैलून में कर रहे हैं और उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं। वो वाकई एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लेस केमिकल्स हैं, बहुत कम केमिकल्स हैं, बालों को रिपेयर किया जाता है। क्योंकि जब हम हाईलाइट्स करते हैं और इस तरह से भी केमिकल यूज़ करते हैं बालों के ऊपर, उसके बाद होता ये है कि बाल ड्राई, रफ और डैमेज जो होते हैं उनके अंदर से जो प्रोटीन लॉस होता है, प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो बोटॉक्स में हम ये करते हैं कि कैरेटन बेस्ड प्रोटीन जो हैं वो बालों में डिपॉजिट की जाती हैं प्रोसीजर के ज़रिए, फिर उनको हीट के ज़रिए जो है वो हम लॉक कर देते हैं स्ट्रेटनर या ब्लो ड्राई करके, तो उन्हें परमानेंटली लॉक कर देते हैं उस प्रोटीन को, उस कैरेटन को। और लॉन्ग टाइम जो है ना, लॉन्ग टाइम के लिए चलता है ये? जो कुछ अच्छा डिपेंड करता है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। कुछ ब्रांड्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि 1 ईयर तक उनका बोटॉक्स जो है वो चलेगा, कुछ क्लेम करते हैं 3 to 4 मंथ। ठीक है, ये बोटॉक्स और जो केराटिन ट्रीटमेंट है डिफरेंट होता है? थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अच्छा। केराटिन ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, आपके बालों में शाइन आ जाती है, आपके बाल थोड़े से हेल्दी लगना शुरू हो जाते और हैं। डेड स्ट्रेट भी लगते हैं? नहीं, केराटिन रिबॉन्डिंग, वो केराटिन रिबॉन्डिंग होती है। Keratin rebonding is different from keratin treatment and Okay. botox, ठीक है। बोटॉक्स में ये होता है, या केराटिन ट्रीटमेंट जो है ये एक्चुअली ट्रीटेड हेयर के लिए होता है। Okay. केराटिन रिबॉन्डिंग जो है वो वर्जन हेयर के लिए होती है। है। लाइक जैसे अब आपके बाल हैं, ट्रीटेड बाल नहीं है, आप किसी हेयर एक्सपर्ट के पास जाएंगी, आपको स्ट्रेटनिंग चाहिए परमानेंट, तो वो आपको केराटिन रिबॉन्डिंग सजेस्ट करेंगे। अच्छा, तो हम केराटिन करवाने जा रहे हैं तो बेसिकली वो केराटिन रिबॉन्डिंग है जिसमें आप बालों को डेड स्ट्रेट कर रहे होते हैं। जी, अच्छा, ऐसे भी होता है कि केराटिन ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोग अगर जाते हो और उनके बाल, उनका टेक्सचर स्ट्रेट ही हो जाता हो, इज इट पॉसिबल, या जो टेक्सचर रहता है वही रहता है आपके बालों का? केराटिन ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ मैं। केराटिन ट्रीटमेंट में आपके बाल 30 से 40% जो है वो स्ट्रेट होते हैं और बाकी जो उनकी है हेल्थ वो बेहतर रिपेयर होती होते है। हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछना चाह रही थी क्योंकि अक्सर लोग केराटिन ट्रीटमेंट जब करवा के आते हैं तो उनके बाल काफी हद तक पहले की निस्बत वो स्ट्रेट हुए बहुत बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, उनका फ्रिज कम हो जाता है, ड्राइनेस खत्म हो जाती है, हाइड्रेट हो जाते हैं बाल। ओके। अच्छा, ये जो आपने बात की कि अगर आपके बालों पे ऑलरेडी कोई आपने करवाया हुआ, डाई करवाया हुआ, हाईलाइट्स करवाई हुई, तो फिर आप केराटिन रिबॉन्डिंग नहीं करा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई भी अच्छा हेयर आर्टिस्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। लाइक हम सैलून में अक्सर ये भी देखते हैं कि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जो ट्रीटेड बाल थे, डैमेज बाल थे और उन पे कुछ लोगों ने केराटिन रिबॉन्डिंग कर दी, बाद क्या हुआ और जला के भेज दिया घरों में, और परेशान है लोग। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, एक पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वेल,
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा कैमरे को यहाँ पर पैन कर दिया जाए और जल्दी से दिखाया जाए कि हमारे साथ दो और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं जी शानज़े और हमारे साथ है शबीहा। शबीहा जो है वो हेयर स्टाइलिस्ट हैं और शानज़े जो है वो आज की हमारी मॉडल हैं। और जिस तरह हमने अनाउंस किया था कि झटपट से स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स, जो लड़कियाँ कहती हैं ना हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम क्या करें जल्दी से, तो अभी ज़रा आज स्टाइल्स बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद शुएब ने एक चैलेंज जो है ना वो सोचा हुआ है वो बाद में बताऊंगा। शबीहा के लिए, वो ये बाद में बताएंगे। तो शबीहा शुरू करते हैं हेयर स्टाइल, जरा फरा आप साथ साथ इलैबोरेट करती जाएं। ठीक है। अच्छा, ये जो हेयर स्टाइलिंग हम करने जा रहे हैं जी, ये वो है, आप चाहे कॉलेज जा रहे हैं, यूनी जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं और आपके पास सैलून जाने का टाइम नहीं है, तो आप झटपट में ये वाली हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। और ये वो हेयर स्टाइलिंग्स हैं जो किसी भी इवेंट पे चलती हैं और किसी भी ड्रेस के साथ जा सकती और हैं। किसी भी फेस कट पे सूट करती हैं। बिल्कुल, जेनेरिक सा हेयर बिल्कुल। स्टाइल है ये, that's इन nice। हेयर स्टाइलिंग्स का ये बड़ा फायदा है। हाँ। एनी कि टाइम कोई भी कर सकता है। कोई ड्रेस, कोई फंक्शन है तो अच्छा, ये अभी कर क्या रही हैं साथ, थोड़ा सा आपने ट्विस्ट किया, जरा कैमरे को जूम करें सो दैट वो हेयर स्टाइल ना सही तरीके से देख सकते हो। अब ये है कि मिड मांग है, मिड मांग के साथ इनका हेयर स्टाइल बन रहा है। ठीक इस है। साइड से हमने एक पूरा सेक्शन लिया है बालों का और उस सेक्शन को ट्विस्ट करके हमने पिन अप कर दिया है, क्रॉस पिन अंदर कर दी। सेम चीज हम दूसरी साइड से भी करेंगे। That's nice। अच्छा, मिड मांग क्या हर कोई निकाल सकता है मिड मांग? कुछ लोग नहीं निकालते, कहते हैं नहीं हमें सूट नहीं करती। कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा ही फील होता है कि शायद उनका फेस बहुत बड़ा लग रहा है इस तरह से। लेकिन आई थिंक मिड मांग जो है आजकल बड़ी इन भी In है है। और उसमें हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये हमने जनाब ये ट्विस्ट कर दिया एक साइड से और फिर ये जी, सेकंड साइड से। मेरा ख्याल है ये शबीहा जो आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, आप यही हेयर स्टाइल बना के दिखा रही हो। ये आजकल की जो हमारी बच्चियां भी हैं, वही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं, उनके भी बड़े हॉट फेवरेट हेयर स्टाइल्स हैं। और बड़ी सॉफ्ट सी लुक आती है ना नहीं, इसमें। बड़े मजे की लुक आ रही है। इतनी शबीहा की अपनी भी बड़ी अच्छी लुक आ रही है। और ये अभी ये देखें जी, ये देखें जी, ये कितना आसान था और इसमें कोई आपको जरूरत नहीं है कि आपने स्ट्रेट ही करना है या आपने प्रॉपर कर्ल्स करने हैं। जो बालों का टेक्सचर है आप उसी के लिहाज से बस एक ट्विस्ट यहाँ किया, एक ट्विस्ट यहाँ किया, यू आर डन। अच्छा मुझे इससे एक बात याद आ गई जब उन्होंने कहा ना फरा साहब ने कि आजकल का हॉट फेवरेट हेयर स्टाइल लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। मुझे याद है जब हमारी यूनिवर्सिटी के टाइम पर जितनी मेरी क्लास फेलोज थी ना, सारी जो है ना एक स्टाइल बना के आती थी, यहाँ से बाल उठा के ऐसे पूरा यूं करके। हाँ, तो वो जो पफ वो था उन दिनों में बहुत चल रहा था। हम सोचते थे कि व्हाट इज दिस। अरे शोएब वो बड़े सालों तक चलता वो चला रहा है। इनफैक्ट हमने देखा कि स्कूल में मतलब काफी सालों तक, अच्छा वो वाहिद हेयर स्टाइल होता था जो कि अलाउड होता था स्कूल में बनाना, अदरवाइज हमें अलाउड नहीं होता था। थोड़ी अलबत्ता सी आजकल मांग हाँ। होती थी तो आजकल ये कि ये खत्म हो गया, पफ, बैक कॉमिंग सारा कुछ खत्म हो गया, ये सॉफ्ट हेयर स्टाइलिंग आ गई है, ब्रेड्स के साथ, ट्विस्टर के साथ, इस टाइप की ये बड़ा चीज़ें ना। आसान है। अच्छा अब जो है ये तो चलें कोई भी कर सकता है, इजी सीन है, मतलब आपने कोई बता दिया। नहीं, No, no, कोई थोड़ा भी बहुत तो इंसान- देखिए सीखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये बात करें कि कोई भी कि इन्होंने सिखा दिया, अब घर बैठे आपको हेयर स्टाइल को मुश्किल copy काम करके दो बना फिर। सकता है। अब जरा आप शबीहा को मुश्किल काम दे अब चूंकि देखिए आज के जो शो है उसकी मुनासिबत से शबीहा को हम एक टास्क देने की कोशिश करते हैं। ठीक द है। टास्क इज कि मैडम नूर जहां का हर स्टाइल ही बहुत आइकॉनिक, बहुत ही कैची और बहुत लोगों ने इसे कॉपी भी किया। और हम हाँ। देखते हैं कि बहुत से मेकअप आर्टिस्ट ट्रिब्यूट जब पेश कर रहे होते हैं उनको, तो उनका स्टाइल कैरी करते हैं, वो चाहे हेयर स्टाइल हो, वो चाहे मेकअप हो, एंड देन साड़ी एंड एवरीथिंग। बड़ा मुश्किल है मुश्किल है, एब्सोल्युटली मुश्किल है। 10 बाय 10 कोई भी नहीं कर पाता। हाँ, 5 नो तक डाउट, होता नो है। डाउट। हाँ। लेकिन चले फॉर एग्जांपल आपका दिल चाह रहा हो कि नूर जहां जैसा कोई हेयर स्टाइल आपने देख लिया और आपका मूड करे कि आप वो बनाए, कोई बन, कोई मेसी बन और समथिंग लाइक दैट, तो शबीहा क्या ऐसा कुछ कर सकती है आप इनके बालों में कि झलक नजर आए उस हेयर स्टाइल मैडम नूर जहां की? जी मैं करके दिखा दूंगी। चलें, चलें। ग्रेट, लेट्स सी, Start स्टार्ट करें। करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करें। उसके लिए पहले वाले हेयर स्टाइल को इन्होंने अनडन किया है। और क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और शॉर्ट टाइम में हमें मैनेज करना है, तो जितना मैनेज कर सकते हैं वो बिल्कुल करें। ठीक है। अच्छा वैसे फर्स्ट ऐसा बताइएगा भी कि कुछ लोग जो क्लाइंट्स आपके पास आते हो इस तरह से कोई पिक्चर लेकर, जी ऐसा हेयर स्टाइल हमें चाहिए, नॉट जस्ट मैडम नूर जहां, अदरवाइज भी किसी भी स्टार को देखते हुए, आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया के ज़माने में आप किसी को भी फॉलो कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं मुझे ऐसा स्टाइल कॉपी करना है, सो आप उन्हें कॉपी कर देती हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि ये कॉपी ना करे, सूट नहीं जो करेगा। आप अच्छा, पे डिपेंड लगे, करता है हाँ। कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि मुझे ये हेयर स्टाइल चाहिए, मैं देखूंगी उसका फेस, उसका ड्रेस, अगर तो मुझे लगेगा कि ये इसके
ठीक है तो मैं जाने दूंगी और हम लोग बना देंगे उसका हेयर स्टाइल। और अगर हमें लगेगा कि हमें थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहिए कि ये आपके फेस पे नहीं जाएगा, इससे या तो आपका फेस और चबी लगेगा या और स्लिम लगेगा, तो हम गाइड करते हैं। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स हमारी सुन भी लेते हैं और कुछ नहीं सुनते। मैं यही कहने लगी थी कि अक्सर लोग नहीं सुनते, स्पेशली अगर कोई ब्राइड्स आई हैं आपके पास ब्राइडल मेकअप के लिए, मेकओवर के लिए कोई आया है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो कहते हैं जी हमें ये लुक है और हमें यही लुक चाहिए, अब वो लुक आप पे अच्छी लग रही हो या ना अच्छी लग रही हो, दे डोंट लिसन। बिल्कुल। और वो कभी कभी तो ऐसे भी होता है, वो किसी एक्ट्रेस की पिक्चर लेके आते हैं और वो कहते हैं मैं सेम इसी तरह का दिखना है। कैसे दिखाएं, ना वो फीचर्स हैं ना वो उस तरीके से कैरी कर सकती हैं, लेकिन जी डिमांड्स हैं, डिमांड है, ये बड़ा मसला अच्छा, होता है। बैक कॉम्बिंग अब काफी हद तक लोग इससे हट गए क्योंकि लगता है कि मुश्किल है, आउट है, बाद में बाल खोलना मुश्किल है। खोलना मुश्किल है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम ही होता है कि बाद में बालों को खोलते हैं, फिर जब बालों को खोलते हैं ऑब्वियसली पेनफुल भी होता है, फिर बाल ऑब्वियसली थोड़े बहुत टूटते भी हैं, तो इसलिए आजकल लोग अवॉइड कर रहे हैं बैक। हाँ, ओकेजनली ठीक होता है कि आप कभी कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, कुछ आपने किसी इवेंट पे जाना है, सो कभी कभार तो इट्स कम्प्लीटली फाइन कि आप कर रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे तो बैक कॉम्बिंग आपके बाल सिर्फ डैमेज करती है और ऐसे आपके बाल टूटते हैं कि आप जो लोग करते होंगे उनको जरूर पता होगा, आधे आधे बाल सोच रहे हैं कि इस वक्त बैक कॉम्बिंग हो रही है, मैं क्या करूं। अच्छा, वो यूं कर रही है, उसने सर यूं हिलाया है कि मेरे साथ क्या आपसे कर रही माजरत चाहते हैं कि आज स्टाइल के चक्कर में थोड़े बहुत हमने इसको घेरा इसी तरह से था कि हमने इससे पहले ये नहीं बताया था कि हमने ये वाली हेयर स्टाइलिंग है, हमने कहा बस 2-4 शॉर्ट से हेयर स्टाइल बनाने हैं, तो आप आ जाओ, तो ये आ रही है, तो अब हम इनका ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब देखिए, आप आते अपनी मर्जी से, आप जाते हमारी मर्जी से। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, हम जो है वो प्रॉपर्ली अगर ना दिखा पा रहे हैं तो हम जरा इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें सभी जी। थोड़ा सा ना हम इसकी बैक हाँ, साइड फरा आप अपने लिहाज से इसको एडजस्ट करा दें, हमारे कैमरा से सामने से दैट नजर आए सबको। हाँ, ऐसे अब ये चीज नजर आएगी। नहीं नहीं, बैक फुल कर दें इधर, फिर ये, और आप साइड से करें। हाँ, ये ठीक हो गया। हाँ, नहीं, ऐसे साइड बेहतर है, साइड बेहतर है, साइड से नजर आएगा। यस, दैट्स फाइन। इस तरह अंदाजा भी हो जाएगा। माशाल्लाह बाल भी बहुत अच्छे हैं शानजे के। हाँ, वैसे आई थी शानजे, तो हमने सबसे पहले यही कहा था कि इनके बालों का जो टेक्सचर और जो कलर है ना वो बड़ा शानजे ने तो नहीं कोई केराटिन कुछ और करवाया? बोटॉक्स कराया अभी इसने कुछ नहीं कराया है, इसके माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं। और हम जब सैलून में हमारे पास जाता है और हम उनको हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस देते हैं, तो शानजे के बालों पे ही क्लासेस देते हैं। बेचारी बहुत मुश्किल है, बेचारी पूरा दिन बैठी रहती है और बालों पे हेयर स्टाइलिंग हो रही होती है। अच्छे बाल होने का नुकसान भी है ना। हाँ, इसलिए मैं नहीं रखती। नहीं, आपके भी अच्छे हैं। नहीं, सबके बड़े अच्छे बाल हैं, आप लोग मेंटेन करते हैं। कोई मेंटेन टिप्स भी करना साथ साथ दें फरा, बाल जो इस वक्त हम सुन रहे हैं कि जनरली बालों की हेल्थ के लिए शैम्पू के कितनी फ्रीक्वेंसी से करें, क्या चूज करें, गर्म पानी से नहाना जिस वक्त सर्दियों में कितना नुकसानदेह होता है, समथिंग लाइक दैट। गर्म पानी तो खैर किसी भी तरह से ठीक नहीं है, बालों के लिए बड़ा नुकसानदेह है, ठीक है। लेकिन एक मैं बात जो है ना पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है ये कि मैम फरा प्लीज़ बता दें मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ, मुझे हेयर फॉल शैम्पू पे फोकस है। ये लोग ये नहीं देखते कि कोई मेडिकल कंडीशन भी तो हो सकती है ना। अभी लोग जस्ट शैम्पू पे जाते हैं, लाइक हेयर फॉल हो रहा है, कोई भी हेयर का प्रॉब्लम है तो आपने शैम्पू चेंज करना है। मैं उनको रही होती हूँ कि आप जाएं, ये 2-4 टेस्ट हैं, ये करवा लें। हो सकता है कोई इंटरनल अगर तो प्रॉब्लम है, आपका मेडिकल इशू है, शैम्पू चेंज करने से फायदा नहीं। जो हेयर फॉल है वो तो होता ही लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से है ना, ये तो सबको समझने की जरूरत है। क्योंकि हम अक्सर अपने शो में भी जब डॉक्टर्स को बुलाते हैं और वो प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस बताती हैं कि एक्चुअली ये किस वजह से हेयर फॉल होता है, तो इट्स बेटर कि आप शैम्पू चेंज करने के बजाय यू गो फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलें जी, ये हमारा तकरीबन बन जो है, ये देखिए आधा बन गया, आधा बन गया, बन हमारा आधा बन गया। सही बात। अच्छा, स्टाइलिंग करते हुए जो एक स्पेसिफिक स्टाइल जो कैरी कर रही होती हैं लड़कियां कि अच्छा कोई बीच की मांग है तो डेली बेसिस पे बीच की मांग, फिर यहाँ से बाल उनके खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मैं उन्हें यही रिकमेंड करती कि आप अपनी मांग जो है ना वो चेंज करते रहा करें। अगर कुछ अर्सा आपने दरमियान से निकाली है, अब कुछ अर्सा साइड से निकाले, थोड़ा चेंज करते रहें। सही सही। और एक और भी है कि बिल्कुल खींच के जब बाल पीछे बांधते हैं ना, पीछे पोनी टेल करते हैं, उससे भी हेयर फॉल होता है। फ्रंट रूट्स आपकी वीक होती है ना, आपके बाल खिंच रहे थ्रू आउट, आपका बाल खिंचा हुआ है आपकी पोनी के अंदर, सो ऑब्वियसली रूट से वीक होकर आपका बाल गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। उसके अलावा एक और चीज जो मेरे ज़हन में आ रही थी, गीले बालों में हेयर वॉश किए बिल्कुल गीले बालों में लोग ब्रश करना शुरू कर देते हैं, तब भी हेयर फॉल होता है। अच्छा, वैसे गीले बालों में बाल ब्रश नहीं करना। नहीं, वैसे फरा जिनका हेयर फॉल हो रहा होता है वो गीले बालों में उनके लिए फिर भी आसान होता है कि बाल उस तरह से टेंगल नहीं हुए होते, बट अगर सूख जाए बाल तो वो तो और ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, वो मुश्किल होता है, उसके लिए वही मैं कह रही हूँ ना कि कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाएं, लेकिन गीले बालों में ब्रश करना जो है ना इट्सेल्फ
वो ठीक Okay. नहीं है। अच्छा, गीले बालों में जो टॉवल बांध लेते हैं ये कितना डेंजरस होता है? मतलब ये नुकसानदेह होता है या नहीं होता? बहुत ज्यादा नहीं हम कह सकते कि नुकसानदेह होता है। dry जस्ट आप करें थोड़ी तो देर के बालों लिए को। ज़ाहिर है बाल ड्राई कर रहे हैं ना, बाल ड्राई किए हैं, थोड़ी देर के बाद आप उसे रिमूव करें। यूं कर लेकिन लेते हैं कि आप इंतजार कर लें थोड़ी देर के बाल खुद खुश्क हो जाएं, टॉवल से खुश्क हो जाएं, तो बेहतर है कि उसी वक्त आपने ड्रायर यूज करना है? ड्रायर आपने फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं नहीं करना। करना। ओके। मैं सैलून में हूँ, आप मेरी स्टूडेंट से पूछे कि मैं महीनों कभी कभी ड्रायर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ओके। कभी कभी कहीं होता है कि कोई मेरी वीडियो वगैरह बनी ऐसा, तो अभी आज भी जब मैं सुबह आई हूँ तो मैंने जस्ट फ्रंट की ऊपर की कुछ लेयर्स है ना वो स्ट्रेट की थी, और मैंने अंदर वाले बालों को नहीं छेड़ा कि जितने बालों को हम बच ना जाएं। छेड़ें, हीट से बचाएं। जो बालों की हेल्थ के लिए एक होता है ना, आपने बहुत ज़्यादा केमिकल्स जहाँ पे यूज़ नहीं करने, इसी तरह आप बहुत ज़्यादा इस तरह के स्ट्रेट ब्लो Okay. ड्राई, इस तरह की चीज़ें, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, ये सारी इस्तेमाल चीज़ें नहीं बालों के करने। लिए नुकसानदेह हैं। जैसे फरा हम अपने फेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं आजकल, सीरम्स का बहुत ज़्यादा फैशन भी है, नाइसिनामाइड भी, रेटिनल्स भी, अदरवाइज भी हाइलुरोनिक एसिड एज वेल। तो इस तरह क्या बालों के लिए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में जो कि बहुत डेली बेसिस पे यूज़ करें और करने चाहिए, लाइक AMPM रूटीन ऑफ स्किन की तरह AMPM रूटीन ऑफ हेयर भी है? बिल्कुल ऐसा ही है। Okay. बाल आप मार्केट में जाएं, हज़ारों की तादाद में इस टाइम पे केराटिन मास्क हैं, हम बड़ा रिकमेंड Okay. कर रहे होते हैं कि अगर आप बालों में डाई कर रहे हैं, कुछ भी बालों में ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, हाईलाइट्स, सल्फेट फ्री शैम्पू लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं ताकि बाल आपके Okay. फ्रिजी ना हो। तो सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा सीरम्स हैं, केराटिन मास्क, केराटिन ट्रीटमेंट्स, अच्छा, ये जो प्रोटीन ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स। ऑनलाइन मिलते हैं, बस आप तस्वीर भी दिखाते हैं कि जी ये केराटिन मास्क आप इस्तेमाल करें और बिल्कुल सैलून जाने की ज़रूरत ही नहीं आपको, क्या वाकई दे वर्क एज वेल? नहीं, ऐसे नहीं होता। Okay. आपको सैलून आना पड़ता है, आपको अपने, जिस तरह आप मेडिसिन के लिए कोई दवाई लेनी है, आप बीमार होते हैं तो अपने डॉक्टर से सब कुछ पूछते हैं ना कि डॉक्टर सजेस्ट करता है कि क्या मेडिसिन लेनी है। तो इसी बिल्कुल तरह ऐसे। हेयर आर्टिस्ट भी आपका डॉक्टर होता है, आप उसको अपने बाल दिखा के उससे कुछ लिखवाएं कि एक्सपर्ट कौन सा एडवाइस ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये बिल्कुल नहीं ठीक। आजकल है ना वही देखा वो सोशल मीडिया, अच्छा ये वाला मास्क आया है मैं भी ले लूँ। हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती है। हाँ। डन। अच्छा, गपशप इस दौरान शानजे का हेयर स्टाइल मुकम्मल हो चुका है। शबिहा ने बड़ी तेजी से काम दिखाया जनाब, और ये देखिए जी कि मैडम नूर जहां का हेयर स्टाइल और बहुत खूबसूरत अंदाज से शानजे पे सूट भी बहुत कर रहे हैं। हाँ, जरा close कर दें ताकि हम शानजे की, ये देखें जी शानजे का थोड़ा सा जूम आउट साइड से भी दिखाते हैं जी, थोड़ा सा हम शानजे का हाँ ये जी, है हल्का सा इसमें। जूम आउट करें सो दैट हम दिखा सकें। और क्या ये बात बैक है। से जरा बैक पे वो कीजिएगा, क्या बोलते हैं, रोटेट। रोटेट कीजिएगा। अंग्रेजी में कहते हैं उसको रोटेट। ये देखें जी, घुमाएं घुमाएं चेयर को घुमाएं तो ये देखें जी हेयर स्टाइल कितना खूबसूरत, और ऑब्वियसली शानजे पे ये हेयर स्टाइल जो है वो सूट भी बहुत अच्छे से कर रहा है। ग्रेट जी, Look तो at ये this. हमारी कोशिश थी आज के सेगमेंट में, ना सिर्फ मैडम हम- का हेयर स्टाइल थोड़ा सा हमको कवर करने की इतने कम टाइम में Yes. कोशिश करें सर। नहीं नहीं, वेरी नाइसली अटेम्प्ट जी, वी मस्ट से दैट। तस्वीर भी है हमारे पास मैडम नूर जहां की जो हम दिखा भी रहे हैं ये इस वक्त। सेम है ना, सेम वही हेयर देख स्टाइल कर, है। यस, वही देखकर शबीहा बेसिकली उनके फेस पर ये हेयर स्टाइल जो है वो कॉपी किया है बहुत प्यारे अंदाज से। फराज, थैंक यू सो मच। शानदार शबीहा, आपको दोनों का बहुत शुक्रिया। शानदार से माजरत, वो चार थी बैक कमिंग नाउ, बट करनी पड़ी हमें क्योंकि जरा मजबूरी थी। ओकेजनली इट्स फाइन ना, It's हमने fine डिस्क्लेमर दे occasionally, दिया था yes. पहले। चलिए, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। वेलकम बैक। गजलों का आवाज, नज़्मों को तरन्नुम और गीतों को अमर करने वाली मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां, आज उनको हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ये स्पेशल शो है और उनकी बात करते हैं, एक उनके लंबे दौर की बात करते हैं, और उसमें उनका जो नाम, उनका जो मकाम, उनकी जो शौहरत, वो ज़ाहिर है हम सबके सामने है। आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने जिक्र किया, कसूर की ये आवाज़ पूरी दुनिया तक जिस तरीके से फैली, अल्लाह वसाई, जिन्हें आज हम सब मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के नाम से जानते हैं। उनके जब हम काम का जिक्र करें, जिसका हमने आगाज़ में भी जिक्र किया, वो ना सिर्फ फिल्मी दुनिया, और उसके बाद जिस तरह से उनके प्रोग्राम्स तरन्नुम 1, तरन्नुम 2, इस तरह के बेशुमार उनके प्रोग्राम्स, उनके गीत, कई ज़बानों में 10,000 से ज़ायद गीत गाने वाली मलका तरन्नुम
मैडम नूरजहां, जिनको आज हमसे पिछले 24 बरस बीत गए हैं, आज हम उनसे मुतालिक बात कर रहे हैं। बिल्कुल शुएब, और मैं ज़्यादा आज इंटरेस्टेड हूँ कि मैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में ज़रा जानूँ, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया बिल्कुल। हुआ है, क्योंकि हम सब मैडम के टैलेंट की तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो उसकी कोई मिसाल नहीं है कि किस तरह से उनके गीत किस तरह से लाजवाल हैं। आज तक देखें हर जनरेशन उनके गीतों से रिलेट कर सकती है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसी थी, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, किस तरह से वो अपने कोलीग्स के साथ रहती थी, म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो किस तरह से आई, ऐसे कौन से वाक़यात थे जो कि उन लोगों ने उनके साथ रहते हुए विटनेस किए। तो आज ज़रा इन तमाम जो है ना मामलात पे हम ज़रा बात करेंगे कि किस तरह से मैडम की पर्सनैलिटी थी। साथ साथ ऑब्वियसली मैडम नूरजहां की अगर बात हो, म्यूज़िक ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो जब मैंने कहा ना कि वो लोग जो उनके साथ थे, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, वही उनके बारे में बेहतर बता सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बड़ा नाम, जब प्रोडक्शन की बात आती है, जब म्यूज़िक प्रोडक्शन की बात आती है और मैडम नूरजहां के साथ काम करने की बात आती है, तो एक नाम है वो जो सरे फहरिस्त रहेगा हमेशा, ख्वाजा नजमुल हसन। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह से मैंने कहा कि हम लोग म्यूज़िक भी साथ साथ जारी रखें, तो कश्मीर की एक खूबसूरत उभरती हुई आवाज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बानो रहमत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, हम जरा मेरा ख्याल है गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे और साथ साथ बानो जी, से हम मैं गीत भी बोलूंगा आपकी और ये इजाजत से। गाएंगी। ठीक है, Exactly. ये तय हो गया अब। बिल्कुल और परफेक्ट मैं बगैर उसके बताऊंगा जी, ये वाली फिल्म है तो ये फौरन खास अनफिल्टर्ड आपने बोलना है, ठीक है? मैडम की जिंदगी के बारे में जी, आज बिल्कुल, आपने बिल्कुल, हमें बताना है, बिल्कुल। तो जरा प्री पार्टीशन उसके हवाले से बात करते हैं। थोड़ा सा उस एरा को बताएं, मैडम का प्री पार्टीशन का एरा म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर होने का कैसा था? देखिए जी, मैडम जो है वो तो पैदा तो कसूर में हुई थी और अल्लाह रखे उनका नाम था, अल्लाह वसाई। और देन ऑफ कोर्स ये इनका नाम पंजाब मेल होता था। मैडम बहुत छोटी थी, इनकी 2 बहनें थी, बड़ी भाई थे, तो दे यूज्ड टू ट्रेवल, तो इसलिए इनका नाम पंजाब मेल। फिर दे वेंट टू कैलकाटा, ये पूरे लोग गए। अच्छा, वहाँ पे मुख्तार बेगम आगा हशर जो हैं वो मशहूर, उन्होंने थिएटर खोला हुआ था। अच्छा, थिएटर क्या था? एक तंबू बड़ा सा लगाया हुआ था, एक बहुत बड़ी गार्डन था, उसमें वो तंबू लगा हुआ था, और कुर्सियाँ जो आपको पता है हमारी शादी में जो होती थी सफ़ेद और वो गुलाबी कलर की और सफ़ेद, वो वाली कुर्सियाँ हुआ करती थी वहाँ पे। और एक दफ़ा बल्कि जो जद्दन बाई हैं वो आई थी, तो इतना उससे औरा से वो मुतासिर हुई नरगिस की वालदा कि वो गाना जब मुख्तार बेगम ने शुरू किया ना, तो शी थॉट कि अब इससे आगे कोई हो नहीं सकता, तो वो छोड़ के चली गई थी। ये अभी इससे सोचे मुख्तार बेगम का जो ये थिएटर था किस कदर मकबूल था, जहाँ फरीदा खानम ने भी सीखा, जहाँ पे मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। आपके जहन में क्या आता है बानो साहिबा, जब हम बिल्कुल आगाज़ की बात कर रहे हैं, हम ज़रा उसमें आधा कदम आगे चल के करेंगे, प्री पार्टीशन एरा को लेके मैडम नूरजहां की बात जब हम करें, तो आपके जहन में उनका कौन सा गीत आता है, कौन सी बात आती है? अच्छा, मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ आपको। जब मैं इस फील्ड में आई थी, जब मैंने सीखा था, मेरे वालिद साहब मुझे लेके आए थे, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ना मैडम नूरजहां के कुछ नगमे, कुछ गीत, कुछ गज़लें, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे उन्होंने सिखाई। और मैंने मैडम नूरजहां, उस वक्त जो था वो एक रेडियो होता था, कैसेट्स होती थी उस ज़माने में, और डैग होते थे। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो खुद रेडियो के रिटायर्ड कंपोज़र भी थे। अच्छा, जो मेरे वालिद साहब थे वो बहुत ही सुनने के शौकीन थे। मैडम नूरजहां उनकी फेवरेट सिंगर थी, लता जी थी, और फरीदा खानम साहिबा थी, बहुत ही सुनवैया है वो बहुत। और अल्लाह पाक ने फिर मुझे आवाज़ दी, इतनी अच्छी आवाज़ दी, अल्लाह पाक ने फिर करम किया मेरे पे भी, और अल्लाह पाक ने देन दी। तो फिर ये हुआ कि मैडम नूरजहां के कुछ गीत और कुछ गज़लें जो थी अब्बू ने मुझे तैयार करवाई, और मैडम से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड थी। मैं जाहिर सी बात है, वो इंस्पिरेशन आप आगे लेके चल रही हैं और आप गा भी नहीं हैं। लेकिन सबसे पहला गान आज का मैं मैडम थोड़ा सा का इसमें बात करूं कि कैसे हम शुरू करेंगे। मैडम की पहली जो मशहूर फिल्में थी, उनमें से एक फिल्म अनमोल घड़ी थी। बिल्कुल नौशाद साहब का म्यूज़िक था उसमें। अच्छा, और जो गाने थे वो इतने लाजवाब थे। एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुनाए, जवां है मोहब्बत हंसी है ज़माना। वाह, जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना।
खुश रहे मुस्कुराए, मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए, ना सोचे हमें क्या कहेगा ज़माना, क्या कहेगा ज़माना, जमा है मोहब्बत हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल में खुशी का खजाना, जमा है मोहब्बत हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल में खुशी का खजाना। खूबसूरत आवाज और बड़ा मुश्किल है मैडम को गाना, लेकिन आपने उस्ताद के साथ बैठ के गाया था, उसके लिए मैं आपको नहीं, इन्होंने मेरे साथ appreciate काम भी बहुत किया है। जी, जी। She's done हाँ, some वो work with वो me, yeah. कॉन्फिडेंस उनका और उनकी आवाज में जो एक उनका जो प्रॉपर एक वो कहते हैं ना एक नरमी सी है, पोलाइटनेस सी है, वो नजर भी आ रही है। खास साहब, इसके बाद मैडम ने जो एक्टिंग में कदम रखा, जी अच्छा, ये तो अनमोल घड़ी में तो शी वॉज सिंगिंग स्टार। फिर जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद इनकी जो फिल्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई वो थी अनारकली। उसमें ये सिंगिंग मतलब इसमें मास्टर इनायत हुसैन और रशीद दो कंपोजर्स थे इसमें। अच्छा, अब कंफ्यूजन अक्सर होता है कि ये गाना मास्टर साहब ने किया है कि रशीद अत्रे साहब ने किया। इस वक्त जो आप सुनेंगी वो है सदा हूँ अपने प्यार की, और उस वक्त ये मैडम पे ही फिल्माया गया था। मेरा ख्याल है ये आज गाएंगी और बहुत अच्छा गाना है, मुझे तो बहुत पसंद है सदा। सबको बड़ा पसंद है, हाँ, तो बहुत। एवरग्रीन सॉन्ग है, जी मानो। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज़ हूँ, किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। सुने अगर मेरी सदा, तो चलते कारवां रुके, भुला के अपनी गर्दिशों, तो सातों आसमां रुके। मैं हुस्न का गुरूर हूँ, मैं दिलबरी का नाज हूँ, किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। वाह, खूबसूरत, जबरदस्त। बहुत कमाल, शुक्रिया। बहुत खूब गाया आपने। अच्छा खालिद साहब, अब ज़ाहिर है इस दौर की जब बात करें तो वो जो गाना गा रही हैं उन्हीं पे ज़रा फिल्म आया भी जा रहा है, एक्टिंग के साथ साथ किसी और के लिए गा नहीं रही, प्लेबैक सिंगिंग नहीं जी, कर उस वक्त रही। नहीं था। एंड देन उन्होंने सोचा कि अब मैं Playback, एक्टिंग को जी, छोड़ती हूँ हाँ। एंड जस्ट म्यूजिक एंड म्यूजिक। क्यों डिसाइड किया उन्होंने ये, क्या ऐसे डायनामिक्स थे उस वक्त? देखिए, उसमें ये था कि शादी हो गई Okay. और उनके एजाज से, और उनमें से 3 बेटियां हुई। अच्छा, पहले तो शौकत साहब के साथ था, उस वक्त तो शी वाज वर्किंग एज अ सिंगर आल्सो, बट इस वक्त शी डिसाइडेड टू जस्ट रिटायर एज एन एक्ट्रेस और एज अ सिंगर। तो अब उसमें उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बहुत नाम, बेशक। इतना नाम कमाया कि उस वक्त देखिए नसीम बेगम भी थी, हालांकि बहुत अच्छा गाती थी, मुझे वाकई वो बड़े पसंद थी, मगर मैडम छा गई एज अ सिंगर। फिर उसके बाद टेलीविज़न पे भी आई वो,
फिर 6 सितंबर के आपको Yes, पता होगा कि बिल्कुल। वॉर सॉन्ग्स जो उन्होंने गाए 1965 के, उस जैसा कोई गा नहीं नो डाउट, नो डाउट। 6 बजे रोज शाम को खड़ी हो जाती थी लाइव। बिल्कुल। अब आप देखिए फौजी भाइयों के लिए यानी उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा हर तरफ फैली हुई है। अच्छा, उनका एक गाना था मुझे याद पड़ता है कि मौसीकार फिल्म जो टेलीविज़न पे भी हमने उनसे गवाया था जब तरन्नुम कर रही थी, तो शी लव दिस सॉन्ग ओके। और वो गाना भी बड़ा मशहूर हुआ, गाएगी दुनिया गीत मेरे। अच्छा, वो लगता था कि वही यानी उन्होंने जो गाना जब सुना तो कहती लगता कि मेरे ते ही लिखा गया है। यानी इस तरह वो था। और वो मौसीकार में आपको एक फिल्म आई थी 1962 में, रशीद अत्रे साहब ने इसका म्यूजिक दिया था और सबिया खानम पे ये फिल्माया गया था। मगर मैडम ने जब बाद में आए हैं तो शी sang herself Yes. on the screen Yes. and she looked so beautiful on the screen जी। यही गाना उन्होंने और वो वाली बात ना कि उन्होंने कहा कि लगता है मेरे पे मेरे ही लिए ये ही। मेरे और पे लिखा आज गया। देखें वाकई वो उन्हीं पर ही लिखा जी गया हाँ, है, गाया हाँ। भी उन्होंने इतनी खूबसूरती से। जी। तो आप इजाजत दें मानो जी, अगर गीत गा के बिल्कुल। सुनाए हमें। हाँ जी, इजाजत दें। बिल्कुल। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मैंने निराले रंग मैंने भरे अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। बोल मेरे अनमोल खजाने, बोल मेरे अनमोल खजाने, बोल कोई दिल वाला जाने, बोल कोई दिल वाला जाने, इनसे दिलों में प्यार भरे, इनसे दिलों में प्यार भरे, सुरीले अंग मैंने निराले रंग मैंने भरे अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। वाह जी वाह, क्या बात। गाएगी दुनिया गीत मेरे। और वाकई ये गीत आप जब सुनते हैं तो मैडम की पूरी जिंदगी आपके सामने आ जाती है। पूरी जिंदगी। खास साहब आपने इतना काम किया है मैडम के साथ, थोड़ा थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। थोड़ा मैं चाहूंगी वो जो मैं कह रही थी ना, मैंने कहानियां सुननी है। थोड़ी कहानियां सुनाएं। वो हुआ ये कि 81 में ना आफ्ताब GM लाहौर ही वाज पोस्टेड एंड उन्होंने आते ही प्रोड्यूसर्स की मीटिंग होती है तो उसने कहा जी 81 में हम अक्टूबर से शुरू करते हैं वारिस ड्रामा, ओके। 8 से 9 और 7:30 से 8 बजे तरन्नुम प्रोग्राम होगा और वो मैडम नूर जहाँ काम करेंगे और ख्वाजा नजम का। मैंने कहा जी किसी ने मैडम से बात की? कहते नहीं आप करेंगे, हमने तो लॉन्च कर दिया है। अच्छा, अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये बगैर मतलब मैडम को तो मैं मिला ही नहीं कभी भी। ओके। तो फरूक बशीर उस वक्त उस ज़माने में ही वाज वर्किंग विद रफ़ीक वड़ाइद साहब। तो आई वेंट टू द GM, आई सेड कि कम अज़ कम गिव मी फरूक बिकॉज वी हैव टू वर्क टुगेदर, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू डू इट। मैडम से मेरी और फरूक की हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। राइट। तो इन बिटवीन हमने किसको बनाया बीच में? मैसेंजर फरीदा खानम जी। ओके। वो हमारी बहुत अच्छी मेरा प्रोग्राम करके गई थी, शी बहुत हमारे साथ बड़ी दोस्ती थी। तो मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा जी इस तरह मेरे ज़िम्मे प्रोग्राम है तो अब आप बताइए। कहती कि मैं हुणे मैडम बीबी नू, वो बीबी कहती है, मैं वही बीबी को फ़ोन करके कहती हूँ कि ये आ रहे हैं नजम और फ़रूख और मैं बहुत उनको अच्छी तरह जानती हूँ और ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है और यंग दोनों लड़के हैं, एक ने FC कॉलेज से, एक ने मैंने उसने FC कॉलेज, मैंने GC। सही सही। मैं और फरूख तो हमारी बहुत दोस्ती थी, हम एक ही कमरे में बैठते थे। रात को फिर हमने गाड़ी ली, वो रेड कलर की एक गाड़ी होती थी, वो अभी भी है। अच्छा। तो शमून हाशमी का मैं अभी रात गए फ़ोन करने के, वही गाड़ी मुझे ले आई। पिक करने वही गाड़ी Pick आई। वही गाड़ी। आई वाज सो हैप्पी, मैंने कहा कोई चीज़ है हमारी जो सलामत है, ट्रेडिशन हाँ। हाँ। कायम है पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए।
सो वी वेंट देयर। अच्छा रात के 12 बजे हुए थे, तो हम जब एंटर हुए तो बाबा जी उनके उस्ताद जो गामे शाह वो बैठे हुए थे और साथ मन्नू भाई वो बाजा कॉर्ड्स देते थे मैडम को। अच्छा अब वो उनको ये था, मैडम ने कहा मैं किसी वक्त भी अपने कमरे में हांडी या मैं चूल्हे में हांडी फेरी हूँ, मेकअप कर रही हूँ, तो आपने जो टाइम है उसी का राग आप छेड़िएगा। यानी शाम है तो एमन, सुबह है तो भैरू। मतलब वो कहती थी मुझे आने की तुम्हारे पास ज़रूरत नहीं है, मैंने चूंकि गला अपना रवां करना होता है जाने से पहले सिंगिंग के लिए, क्योंकि स्टूडियो में आपको पता कितने ऊंचे स्केल पे गाना पड़ता है, लिहाजा आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो जनाब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे ये बताया, तो हम मैं और फ़ारूक बार बैठ के आके तो चाबियाँ घुमाती हुई छन छन मैडम की में पहनती थी। ऊपर से मैंने देखा वाइट साड़ी में उतरी, तो शी लुक ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा लग रहा था। हम दोनों बैठे तो कहती जी फरमाइए। मैंने कहा जिस तरह हम प्रोग्राम करना, क्या नाम है प्रोग्राम का होगा? मैंने कहा जी तरन्नुम, बहुत अच्छा नाम है। क्या होगा? मैंने कहा जी उसमें आपकी 2 गज़लें होंगी। वो कौन करेगा कंपोज़र? मैंने कहा नज़र साहब। कहती है वो भी बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। अच्छा फिर और? मैंने कहा जी एक उर्दू की फिल्मी गीत होगा, एक पंजाबी जो कि दोबारा रिकॉर्ड कर, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा अब वो उन्हें हर चीज़ अच्छा दसो पंजाबी में उतर आए, तोरमे की दियोगे, वो हमारी लैंग्वेज होती है हमारे म्यूजिशियंस की। तोरमे का था पैसे, तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं पहले से कॉन्ट्रैक्ट लेके गया हुआ था 3500 का। 500 रुपए पर सॉन्ग। वो फरीदा जी को भी वही मिलता था, मेहदी हसन अच्छा को भी। उस जमाने में 500 एक्स्ट्रा जिन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिनको मिला होता है। अच्छा अगर मुझे मिला हुआ है तो मैं 500 का हकदार हूँ। अच्छा अब इसी तरह हम इवेंट एंड शी सेड के एदेश तो मेरी लिपस्टिक भी नहीं आंदी। तो मैंने कहा जी अब क्या किया जाए? मैडम फरीदा जी को फ़ोन कर लें, मेहदी साहब को फ़ोन करें, उनको भी यही पैसे मिलते हैं। अच्छा शी जस्ट कितने पेन है? मैंने कहा जी, उन्होंने साइन कर। ओके, अच्छा वेरी कन्विंसिंग पावर यू हैव। सुन लें। अच्छा मैंने फ़ारूक से मैंने कहा हमारी तो भाई लॉटरी निकल आई, हमने बड़ी छाले मारी। तो उसके बाद कहती एक शर्त है मेरी, मैं आऊँगी स्टूडियो में, कलर आ गया हुआ था, और आके पहले मैं खुद चेक करूंगी मेरी शक्ल कैसी, अगर बुरी आई तो मैं उसी वक्त छोड़ के चली जाऊंगी। उस पे हम राजी हो गए। अच्छा अब 20 दिनों के बाद वो आई, क्योंकि 1 अक्टूबर के एंड से शुरू होना था। शी केम एंड उसका कलर मॉनिटर आ गया, उन्होंने मॉनिटर अपने सामने रखा और गाना चलवाया। अच्छा थोड़ा सा स्थायी अंतर। अब जब मैं नीचे, मुझे लग रहा था कि इन्हें अच्छा नहीं लगा। कहती हैं सबसे पहले ज़रा अपने कैमरामैनों को बुलाइए। सारे लाइन में खड़े हो गए। कहते मुझे पता है आप किसके शागिर्द हैं। अच्छा आप उसके शागिर्द हैं जो 3rd असिस्टेंट होते थे जब 95 में मैं डायरेक्टर थी 1952। मैडम ने सबको ना उसी वक्त वहाँ ही पे अच्छा नबी अहमद साहब की बात कर रही थी, तो मेरे 3rd असिस्टेंट थे, आउट ऑफ फोकस वो देते थे शॉट्स। अच्छा वो बड़ी, यानी शी न्यू एवरीथिंग, शी वाज अ परफेक्ट वुमन विद कैमरा। उनको लेंस का पता, कहाँ देखना क्या नहीं करना। 1926 से मतलब मैडम पैदा जब से हुई तब से वो ये सारी चीज़ें देख रही थी। एंड अब कहती है आइए लाइटिंग करते हैं। तो पहले कहती है मुझे पहले बैक ये बान है ना, इसको और ऊंचा करें और ऊंचा करें, सिर्फ मेरे यहाँ पे आनी चाहिए, हाईलाइट करें मेरे बालों को। अच्छा वो हो गया। फिर अब एक लाइट जो है सिर्फ मेरी साड़ी को वो करे, एक उसको करे। अच्छा अब एक छोटी बेबी लाइट लगाएं जो मेरी सिर्फ आईज पे है। मैंने कहा वो क्यों? कहती है देखो बात सुनो, मुझे बाद में पता लगा क्यों। तो कहती हैं कि देखें आप ने मेरे से, अगर आप आँखों में, यानी आँखें जो है ना वो गहराई, रूह की गहराई तक जाती हैं। अगर आप आँखों में बात करेंगे तो वो मैं, अगर आपने की होती, आपने तो मुझसे बात ही नहीं की, तो लिहाजा रूह की गहराइयों में कैसे जाना, अब मैं खुद ही सारा कुछ करती हूँ। उन्होंने सारी लाइटिंग खुद कराई। और जब वो हो गया शी वॉज वेरी हैप्पी, शी सेड कि डन। अब आइंदा खायसा बस यूर अ रेगुलर, अब मेरे आप प्रोड्यूसर हैं एंड लेट्स डू इट। तरन्नुम का जिक्र आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है बहुत मशहूर प्रोग्राम, इसमें कई गीत जो कि सारे बड़े मशहूर, तो कोई एक जिसकी मेकिंग का जिक्र आप करना चाहें हम सुनेंगे भी। तरह हुआ कि जब हमारा जो शायर थे उन्होंने गाना लिखा हमारी सांसों में आज तक वो। अच्छा मैडम ने सुना तो आगे हिना की खुशबू, आगे वो जो सम से आता है ना हिना की खुशबू, जैसे तो मेरी बेटी का नाम। अच्छा उन्हें इतना अच्छा, हिना उनकी सबसे बड़ी जो बेटी है उसके नाम पे ये था, तो शी सैंग। अच्छा अब वो जब गाया उन्होंने स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखिए कितना मज़ा आता है। मैडम जो है ना पूरा इन्वॉल्व होके गाती हैं, जो भी गाना गाती है ना स्क्रीन के ऊपर वो छा जाती हैं। उसके अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता। एब्सोल्युटली। नूरजहां की आवाज़ और नूरजहां के जो चेहरा है वो इतना छा जाता है स्क्रीन पे कि लोग पागल हो जाते थे। मुझे याद है 81 में
इतनी प्रेस आती थी EMI में, क्योंकि टेलीविजन पे इजाज़त नहीं थी, तो वहाँ पे मैडम वहीं पे उनके सवाल के जवाब भी दिया करती थी। कभी कोई नाराज़ होकर जर्नलिस्ट चला जाता था, बट मैडम केयर टू हुट्स, मैडम कोई चीज़ इस पे इसके कोई किस्सा सुनेंगे कि नाराज कोई क्यों हुआ, लेकिन पहले गाना जो जिक्र आपने कर छोड़ा है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे ना हमें मचल रहे हैं, लबों पे ना हमें मचल रहे हैं, नजर से मस्ती छलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। वो मेरे नजदीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। वो मेरे नजदीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। जबरदस्त, इतना खूबसूरती से आपने गाया। अभी तक जितने गीत आपने गाए ये आपने सबसे प्यारा गाया है। ये मेरा Very खुद भी nice. फेवरेट है। ये मेरा भी फेवरेट। खान साहब, जब वो गा रही होती हैं आपके माइंड में उस वक्त वो वक्त घूम रहा होता है जिस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही थी? जब ऑडियो EMI में Yes. और उसके बाद जब स्टूडियो में आती थी, फिर तो शी वाज अ डिफरेंट मैडम नूरजहां। Wow. टोटली क्या बात है। चले Herself. हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। खान साहब, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो इससे पहले पंजाबी का भी कुछ जिक्र हुआ था, थोड़ा कुछ पंजाबी में भी सुनते हैं। और एक बात खान साहब ने की थी कि प्रेस से कोई सहाफ़ी नाराज भी हो जाता था, तो मैं जरा पूछूंगा कि was she a serious woman? Yes, sometimes she was a witty as well. Very ब्रेक witty. लेते हैं, ब्रेक लेंगे। she was witty, आ गया जवाब, तो उस पर कोई किस्सा भी सुनते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। Stay with us. This is Rising Pakistan. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 8 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां, जिनकी मुनासबत से आज हमने ये शो स्पेशली डिज़ाइन किया, इस पर हम बात करें। ख्वाजा नजमुल हसन साहब साथ मौजूद हैं, मज़े मज़े के कुछ किस्से भी सुना रहे हैं। आई एम श्योर कि उनकी आदतें ताज़ा हो रही हैं और हम सब के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी हो कोई एक जाती है। इन्फॉर्मेशन आपको भी चाहिए ब्रेक से पहले हाँ, जो जिक्र हुआ था, है ना? बिल्कुल। कोई और जवाब आया था किस्से- शी वाज sarcastic, शी वाज witty। तो खाना साहब, कोई किस्सा जो आपके माइंड में आ रहा हो, कोई ऐसा माहौल, ऐसा मामला जो बना हो, जब ऐसा कोई जुमला उनकी तरफ से आया हो जो आज भी आप सोचते हो कि वाह।
अच्छा, कई ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए कि जब मैं और फ़ारूक और मैडम हम रिहर्सल्स और वो सारी हो रही होती है ना, तो मैडम के जो फिलबदी बातें होती है ना, वो इट्स वेरी एकदम मुस्कुराने को और कह मत है। और स्पेशली जो पंजाबी के गाने वो गा रही हो ना, उन्हें मुझे तो आई लव्ड हर बिकॉज सारा दिन हमारे देखें एक साल पूरा तरन्नुम का मैडम हमारे साथ, दिन को रात को 12 बजे ख़त्म होती थी रिकॉर्डिंग, चलो जी उधर तुंगफुंग एक उनके घर के साथ ही रेस्टोरेंट चाइनीज़, उसको फ़ोन कर देती थी और स्टीव जो है रात के 2 बजे वो सो रहे होते थे बेचारे, उनके सारे काम करने वाले, स्टीव बैठा होता था, चलो जी खाना लाए। 4 बजे तक हम वहाँ पे गप्पे मारते थे। उसके बाद मैडम का साथ ही घर लिबर्टी के गोल चक्कर के साथ था और मेरा घर भी करीबी था गार्डन टाउन में, सो और फ़ारूक भी करीबी रहते थे, लिहाजा उनको ड्रॉप करके हम अपने अपने घरों को जाते थे, जो कि सुबह के 4 बज रहे होते थे। ओके, वी एंजॉयड सो थॉरली, इतना एंजॉय किया मेरा ख्याल है मैंने तरन्नुम के अलावा और किसी प्रोग्राम के साथ enjoy नहीं इतना किया। मैंने और फ़ारूक ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, पंजाबी में तो मैडम का जवाब नहीं था, इतना, यानी उनका एक तो जबान उनकी अपनी, फिर उसके बाद बोलना भी पंजाबी में ही, और गाने जितने आप देखें कितने मजे के गाने। अब कौन सा गाना आप सुनाओगी? जदों हौली जाई लैंदा मैं। अरे ये वाह, गाना तो वाह, मैडम वाह। का ये ये बहुत हाँ, trip था। मर जानी है ना, जब आता है तो कहती थी वहाँ, जब कहती है ना नए अंदाज से, Yes. बड़ा ही अच्छा लगता है। प्लीज चलें जी, और जी मैडम बानो। का हाय कहने का अंदाज। हाय, दोनों चीजें, हाय भी, हाय। वो लता जी कहती थी दीदी का जो है ना कहने का अंग, मुझे हाय मैं नहीं कह सकती जिस तरह दीदी। मैंने कहा मसलन, कहती है वो उनका जो गाना है ना पंजाबी का मिर्जा जट का, मुटियार नहीं मेरे हांड दियो है हाल मेरे तो डरना नहीं अड़ियो प्यार, किसी को कोई नसीहत नहीं कर रहा होता, कहती उस तरह दीदी ने गाया, विच इज़ अ फैक्ट। फिरदौस पे पिक्चराइज हुआ है और उसने भी उतना ही अच्छे तरीके से इसको फिल्माया कमाल। गया गाना। चलें जी बानो, सुनते आपसे हैं, सुनते enjoy हैं। करते हैं सारे मिलकर। जदों होली जाई लैंदे मेरा नाम, जदों होली जाई लैंदे मेरा नाम, मैं था मर जानिया, हाय मैं था मर जानिया, हाय हाय जदों होली जाई लैंदे मेरा नाम। सुनिए तो कूक मेरी, सुन कर दी हुक वे, सुन कर दी हुक वे। सुनिए तो कूक मेरी, सुन कर दी हुक वे, सुन कर दी हुक वे। मेरे नाल हो जया करना सलूक वे, जिंदड़ी मालो ऐडी घुट के ना पड़ मेरी बांह, मैं था मर जानिया, हाय मैं था मर जानिया, हाय हाय जदों होली जाई लैंदे मेरा नाम, जदों होली जाई लैंदे मेरा नाम, मैं था मर जानिया, हाय मैं था मर जानिया, हाय हाय जदों होली जाई लैंदे मेरा नाम। Oh, wow. हाँ, मर जानिया, क्या अच्छा कहा है आपने। Yes, हैं? and I think the most difficult part Hi, was that hi. हाय, Again, वो मैडम हाय लफ्ज जो है ना, वो मैडम से सीखते थे सारे लोग। सही। हाँ जी। कमाल। अच्छा, और एक और, अब अगर हम उनकी कंट्रीब्यूशन पे जाएं तो 1965 की वॉर, जिस तरह पहले जिक्र भी आपने शाम 6 बजे का किया, थोड़ा सा उस माहौल का भी जिक्र। देखिए वो ये हुआ कि गाने शुरू हो गए, उस पे मुख्तलिफ लोग थे। Yes. अच्छा, मैडम फ़ोन करती थी रेडियो स्टेशन, तो वहाँ से कहते हो पता नहीं कोई बीबी एमी तंग कर रही है। इनको बड़ा गुस्सा, मनो भाई, वो इनके साथ मनो भाई जो बाजा बजाते थे Right. और कंपोजर इनके साथ। अच्छा, उन्होंने कहा बीबी इस तरह काम नहीं चलेगा, तुसी फोक्सी च बैठो। उस ज़माने मैडम के पास फोक्स वैगन होती थी, तुसी चलाओ तो असी उत्ते चले जाने। मैडम वहाँ पहुँच गई। ओके, अच्छा, अब वो जब गई हैं ड्यूटी ऑफिसर, वो सारे इकट्ठे, नूरजहाँ आ गई,
तो उन्होंने कहा मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ। कहते जी हम समझते थे कोई औरत वैसे तंग कर रही है नूरजहां बन के। ओके। तो उसने कहा मैं रोज़ गाना चाहती हूँ यहाँ पे आके। अच्छा फिर देखिए मैडम आई हैं तो सारे जितने भी हमारे राइटर्स थे, शायर थे, सूफी तबस्सुम सबसे पहले वो सबसे पेश थे वो, और जमीलुद्दीन आली साहब, उन्होंने देखे ना वतन के सजीले जवानों, कितना खूबसूरत लिखा है, उफ। अच्छा फिर उसके बाद पंजाबी के पुत्र हटाते नहीं बिकते, आप सोचिए ये गाना गाना जो है ना बहुत मुश्किल काम मुश्किल होता है। है। जी हाँ, यस, जो मैडम ने गा के दिखाया, और डेली लाइव, यानी live। रेडियो पे 6 बजे वो लाइव माइक पे खड़ी हो और देखिए उसने उनको कैसे नहीं परवाह कनेक्ट किया होती पूरे थी। कौम को, हाँ जी, कनेक्ट किया, और जंग फिर पूरी कौम ने लड़ी पूरी बिकॉज कौम ऑफ हार, क्योंकि ज़ाहिर कहते हैं जी उन्होंने मैडम ने फरमाया। जितवाया हमें, मैडम के गानों से हमें That is वो one मिली। factor, हाँ, बिल्कुल। इट इज अ फैक्ट। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। वाह, क्या बहुत खूबसूरत बात है। और क्या उम्दा शायरी है। आप देखें ये तो हमारे बहुत ही बड़े शायर हैं, और जो कंपोजर है ना इसके मियाँ शहरियार, उसने ये इसको किया है, और बहुत अच्छा गाना मैडम का, आपको पता है सबसे बेहतरीन ये गाना एंड है। ऑल्सो वेरी इमोशनल एज Very वेल, emotional। गाने सुनते हुए भी, एंड देन उस एरा को अगर आप इमेजिन करते हैं, उस पूरे माहौल को, तो उसमें वो बात सही है ना कि मैडम ने जितवाई थी, जो जी, एक जज्बा मोटिवेशन दिया के ना। जज्बा दिया था, एक मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से, तो वो वाकई इस गीत में वो जज्बा और वो जादू है। वाह, कितनी अच्छी बात है। अच्छा मैडम नूरजहां में एक ये खूबी थी कि जिससे एक दफ़ा उनको एतबार आ जाए ना, फिर वो कभी उसको नहीं छोड़ती थी। एतबार से मुराद है कि जिस तरह तरन्नुम मैंने किया, तो शी वाज सो हैप्पी विद द प्रोग्राम कि शी डिडंट वांट टू लीव, बल्कि जाते हुए बड़ा रोई वो कि अब फिर कभी मैंने कहा नहीं, मैं विल कम, हम आते उनसे मिलते रहते थे। आखिरी सालगिरह थी उनकी 21 सितंबर 2000, तो उनकी कॉल आई कि मैं टिकट भेज रही हूँ, और फिर पता नहीं मिले ना मिले। देखिए उन एक इंट्यूशन होती है ना, मैडम में थी इंट्यूशन। तो मैंने बेग साहब होते थे एमडी, मैंने कहा जी वो इस तरह कह रही हैं, कहते वो क्यों करेंगी, हम आपको ऑफिस भेजेंगे। आई वेंट एंड शी वाज, मुझे देखते ही ना उन्होंने दिखाया कि इतना बड़ा, वो डायलिसिस की वजह से शी वाज सिक एंड टायर्ड, बड़ा वो परेशान रहने लग गई थी। मगर देखिए अब वो साथ जो उनके एक मस्जिद थी, ये उठ के जरा अंदर गई तो वो आ गए, तो कहते आप, मैंने बताया अरे आप है, आपका मैडम जब 93 में आई हैं तो उन्होंने उनको बुलाया, इन्हीं को जो बता रहे थे मोहल्ले में कि मैंने इतने रोज़े नहीं रखे, इतनी नमाजें नहीं पढ़ी, तो मुझ पे क्या वाजिब है। उसने कहा जी 97 लाख रुपए आपने अदा करना है। कहती कैसे अदा होगा, ये 93 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी इस तरह अदा होगा कि आप गरीबों की, ख़वातीन की छतें, 9 औरतों की छतें डालें। कहती मैं कहाँ ढूंढूंगी, उसने कहा वो मैं ढूंढ के दूंगा। आज का दिन था जो 9 की 9 औरतों की छतें डल गई थी, तो उसने कहा मैडम अब ऊपर खाली हाथ जाएंगे। लेकिन अब देखिए ना 27वीं की रात किसको नसीब होती है। किसको नसीब होती है, सही बात है। और खूब ये वाला किस्सा भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा जी, बहुत कम। एंड देन द डिवोशनल साइड ऑफ मैडम मैडम बहुत डिवोशनल, बहुत इतनी अच्छी खातून थी एज अ फ्रेंड। अच्छा आपको अब मैं इस वक्त बताने लगा हूँ कि जब वो
गाना ख़त्म होता था ना, चुपके से टाफू के उसमें डाल दिया, कंपोज़र के उसमें डाल दिया, चुपके से, पता नहीं लगने देती थी मैडम, इस तरह करके चली जाती थी, किसी को नहीं, यानी ये उनकी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंची हुई, इसलिए कि मैडम को ज़रूरत ही नहीं होती थी कि अपने आप को जस्टिफाई कर कि जी मैं बड़ी अच्छी हूँ। शी डिडंट हैव टू टेल पीपल, आ जाता है ना, बताए वो कहते हैं ना एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को ना पता चले। अब देखिए ना, मैं जब गया तो कहती नजम इधर आओ तो मैं दिखाऊं, ये कफन में आब जमजम में जब मैं गई थी हज करने, तो उसमें मैंने किया, मैंने हिना से कहा था इंतजार ना करना, ये ना मेरे बेटे लेट आए तो मैं वो करूं, उसी वक्त दफना देना। ऐसा ही हुआ। 27वीं के हम सारे थे वहाँ, मैं था, अपना नदीम साहब थे और बहुत सारे लोग थे, शाहिदा भी यहाँ से गई हुई थी मिन्नी, तो हम लोग थे जनाजे में। जो वसीयत वो करके गई थी, उस वसीयत के जी, मुताबिक हाँ, जो है वो उनको जी। दफनाया भी क्या। खान साहब ऐसे तो उनकी ज़िंदगी के बारे में मेरा ख्याल है आपसे भी पूछना शुरू करें, किससे आपके पास भी ख़त्म नहीं होंगे, जी। और जाहिर सी बात है हम जो सुनना चाहते हैं जिस शौक से, वो शौक भी कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मानो आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत और शुक्रिया। जाहिर सी बात है मैडम को गाने के लिए जो एक हिम्मत चाहिए होती है वो हिम्मत भी है, और मेरे लिए आपने ऑनर की बात है, आज आपने मुझे बुलाया और मैंने इतना कुछ मैडम के गीत गाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। We are और ख्वाजा truly साहब honored, मेरे साथ we are बैठे truly हुए, honored. इनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा बहुत है। अच्छा हमने वक्त जी, जी, गुजारा जी। हुआ है, इतने हमने शोज़ किए, और बल्कि मैं अभी पीछे एजे के गया हुआ था, ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान जो पीटीवी का शो था, तो मैंने इसको कॉल की, उस वक्त शी वाज, इनको किडनी का था जी, जी। प्रॉब्लम था, तो सर कि अब मैं नहीं कर सकूंगी, फिर मैं वहाँ से करके आई जस्ट केम बैक फ्रॉम ओके, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खान साहब बहुत आप, शुक्रिया, आपका भी हमेशा आप आते हैं, आप तो एकेडमी हैं जिनसे हम सब सीख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के इसी लिए। के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे, बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।